कि ये जो एंटी ग्लोबलाइजेशन है इवेंचुअली इट विल लीड टू मोर ग्लोबल ग्रोथ और इट विल लीड टू डी ग्रोथ. तो सर, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन? दो चीजें में मैं हाथ भी नहीं लगाता, ना मैं किसी को सलाह देता हूं हाथ लगाने की. एक है क्रिप्टो, दूसरा है ऑप्शंस. ये जो मतलब फेजेस जो आते हैं ना, जो मार्केट में इतनी नेगेटिविटी आती है और जहां पर सबसे ज्यादा लोग विचलित होते हैं, अगर ये तीन को फॉलो कर ले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सिस्टम में. ग्लोबली हर कंट्री में आप देखिए तो यही चल रहा है कि ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई. तो एक करेक्शन आना था, आ गया है, मे बी और आएगा. दोस्तों, अभी जो माहौल है ना मार्केट के अंदर में, जो रिस्क है बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है. अनसर्टेनिटी, ट्रम्प साहब क्या करेंगे, एआई में क्या होगा. इस सिचुएशन के अंदर में एक राइट पोर्टफोलियो को डेवलप करना जो कि हमको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा, ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में, मेरे भी माइंड में, आपके माइंड में होगा. तो मुझे लगा इस बार ना फेस टू फेस में कोई ऐसे ज्ञानी, प्रोफेसर, टीचर, मेंटर, कुछ भी आप बोल लीजिए, उनको बुलाया जाए जो कि इस सब्जेक्ट को, पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क को कैसे इवेल्युएट करते हैं, मैनेज करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसके बारे में जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग है उनको बुलाया जाए और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कि ये करने से ये होगा, ये आपके साथ में शेयर किया जाए. तो बहुत मुश्किल से एक प्रोफेसर मिले, यूएस बेस्ड प्रोफेसर है, इंडियन है और हिंदी में बातचीत हुई, मज़ा आ गया. तो ये फेस टू फेस ग्लोबल हम हिंदी में कर रहे हैं और प्रोफेसर वरुण शर्मा, इनके साथ हमने बातचीत की और कैसे एक आम आदमी को पोर्टफोलियो क्रिएटिंग विद अ मॉडरेट रिस्क और मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया. और मैं सच बोलूँ, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा वीडियो मिल जाता पहले तो मैं कमाल कर देता. और आप मिस मत कीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके दोस्त, फैमिली वो भी मानना मिस करे, बिकॉज ये बहुत ही रिच नॉलेज, 1 घंटे का वीडियो, हमको बहुत मजा आएगा. तो वेलकम करेगा. हाँ, वेलकम करते हैं प्रोफेसर वरुण जी को. हेलो, वेलकम प्रोफेसर वरुण, हाउ आर यू डूइंग? All good, Vivek. Thanks a lot for having me. It's an absolute pleasure. लवली, लवली टू हैव यू. मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा ना? आई वांट दिस टू हाँ बी, बिल्कुल. बिकॉज यू नो हिंदी इज वेरी दिल से, ऑल्दो यू आर हाँ आउटसाइड. बिल्कुल. मैं भी अगर कभी बीच में इंग्लिश में शिफ्ट हो जाऊं तो आप टोक देना, वो इंटरचेंज होता रहता है. Lovely, lovely. Varun, I really wanted to talk to a practitioner come academician to a practitioner, and we were figuring out किससे बात की जाए, because the new world is so much around risk. I mean, we all are seeing the risk emerging, the unknown emerging, and every one of us want to create wealth from stock market. तो मुझे लगा कि कोई ऐसे होने चाहिए जिनको डीप theoretical understanding भी है, प्लस जिन्होंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी दे रखा है. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि आपने एक्सेप्ट किया ये इंटरव्यू के लिए, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नॉलेज, स्पेशली फॉर माई सेल्फ, to build my own portfolio, because these days have been quite challenging for all of us who have built portfolio for long-term wealth. But before I start that discussion with you, थोड़ा आपके बारे में, प्रोफेसर सुनने से थोड़ा academician वाली फील आती है, but I know that you are not just an academician, so please tell us more about you. Okay, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था थोड़ा टेलीकॉम में. मैंने शुरू में कुछ TRAI के साथ में रेगुलेशंस पे काम किया था जब मैं मास्टर्स कर रहा था. उसके बाद फिर ओवर द टाइम मैंने IBM ज्वाइन किया. IBM में भी थोड़ा टाइम कंसल्टिंग कर रहा था, जनरल कंसल्टिंग. बट फिर देयर वाज अ टाइम, उस वक्त 2007 की बात है और सब प्राइम क्राइसिस हुआ था. तो लगा सब प्राइम क्राइसिस हुआ है तो हर कोई फाइनेंस की बात कर रहा था. तो मैंने कहा मुझे भी कुछ तो समझना चाहिए, हो क्या रहा है. टेलीकॉम बहुत कर लिया, थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं. तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. तो पहले मैंने CFA का सर्टिफिकेशन किया, फिर FRM किया. उसके बाद मैं IBM में ही उनकी रिस्क कंसल्टिंग में शिफ्ट हो गया था ग्रेजुअली. फिर कई साल बैंकों के साथ में काम किया. उस वक्त एक वेव ऑफ रेगुलेशंस आए थे, डॉट फ्रैंक, ईमियर. द होल आइडिया वाज कि बैंक आर टेकिंग टू मच रिस्क, कैपिटल उनके कम है, तो वो उसको बीफ अप करा जाए. तो उस वक्त कई सालों तक रेगुलेशंस में काम करता रहा, रिस्क में काम करता रहा. फिर मेरा IBM से ट्रांसफर हो गया
लंदन में। तो मैं लंदन में 2-3 साल काम किया आईबीएम के साथ में। फिर मेरे को लगा कि चलो अब थोड़ा सा बहुत हो गया काम, अब थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। और फिर मैंने मास्टर इन फाइनेंस किया लंदन बिजनेस स्कूल से। वाह। पोस्ट एक्सपीरियंस कोर्स है, तो तब तक मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया था। फिर वहां से ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैं कुछ टाइम हांगकांग में था, फिर वापस लंदन में पीडब्ल्यूसी के साथ में रिस्क में काम किया। तो इस दौरान काफी बैंकों के साथ में काम करने का मौका मिला, एचएसबीसी, डाउचे बैंक, सिटी के साथ भी थोड़ा काम किया, रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड का आरबीसी, उसके साथ काम किया। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। फिर रिस्क में काफी इंटरेस्ट था, थोड़ा सा क्वांटिटेटिव रिस्क मॉडल्स, क्रेडिट रिस्क में काफी काम करता था मैं। तो फिर लगा कि चलो अब बहुत टाइम से तमन्ना थी पीएचडी करने की, तो फिर मैं एलबीएस वापस चला गया 10-12 साल काम करके। तो उसके बाद फिर मैंने पीएचडी करा। पीएचडी में मैंने काफी पेपर्स पे काम किया, अभी भी कर ही रहा हूँ। उसके बाद पीएचडी से ग्रेजुएट हुआ, तो मेरा पहला जॉब था नैनयांग में, नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एनटीयू में, उनके बिजनेस स्कूल में। वहां पे 1 ही साल रहा मैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से मैंने ज्वाइन किया इंडियाना यूनिवर्सिटी में, और वहां पे हूँ अभी। तो काफी मैं रिस्क क्वांटिटेटिव मॉडल्स पे काम करता रहता हूँ। तो एक थोड़ा सा उसका एप्रिसिएशन है। हाउसहोल्ड फाइनेंस पे भी थोड़ा काम करा है, काफी क्रेडिट रिस्क पे भी काफी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, थोड़े क्लाइमेट रिस्क पे भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारा मेरा रिसर्च का एक बैकग्राउंड है। तो ये सारी जर्नी इंडिया में आईआईटी दिल्ली में मैं एमबीए था से स्टार्ट हुई थी, और वहां से करते 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 यहाँ पहुंच गया। सुपर। लास्ट पोजीशन मेरी थी वो उसमें सीनियर मैनेजर असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं, पीडब्ल्यूसी में रिस्क में काम करता था। उसके बाद फिर मैं बन गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिया। हाँ, गार्ड गार्ड का वो बहुत किया है। ये मेरा ऑलमोस्ट तीसरा एक तरीके से कैरियर है। 3-4 साल टेलीकॉम में काम किया, फिर थोड़ा आईटी में भी किया, उसमें सेल्स मार्केटिंग में। उसके बाद कंसल्टिंग में किया, फिर फाइनेंस रिस्क में किया, फिर अब मैं एकेडमिक बन गया हूँ। तो हर 5-1 साल में मेरा कैरियर चेंज हो जाता है। इस बार प्लान है कि लंबा रुकूंगा। दिस इज अमेजिंग। मतलब मोर देन नॉलेज विच वी आर गोइंग टू गेन, आई थिंक इंस्पिरेशन मुझे पर्सनली बहुत मिला आपसे कि एवरी 4-5 years यू एक्चुअली थिंक ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, ट्राई समथिंग डिफरेंट। जो एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स एक पाथ होता है ना, आपने हमेशा अपने लिए एक नया पाथ बनाया, तो वेरी इंस्पायरिंग। अच्छा वरुण जी, बिफोर वी get into the core discussion of risk and how to manage portfolio risk, थोड़ा क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स को आप देख रहे हैं बहुत क्लोजली, यू हैव बीन टू मल्टीपल कंट्रीज और अभी यूएस में आप हैं, तो थोड़ा आई वांट टू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स आल्सो, दैट ये जो नया पॉलिटिकल वहाँ पे सेटअप क्रिएट हुआ है, आई मीन आई थिंक वी हैव नॉट सीन सच थिंग इन लास्ट मेनी डिकेड्स। तो एक क्विक ओवरव्यू आपका कि वेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग फ्रॉम एक इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है या लग रहा है, एंड जो डोजी चल रहा है, डू यू थिंक दिस इज which is a concern for a country like India? ये थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा शॉर्ट टर्म में। यूएस में काफी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। बट इन लॉन्ग रन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स एज सच। मार्केट्स थोड़ा सा काफी टाइम से ग्लोबली हर कंट्री में आप देखिए तो यही चल रहा है कि ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। तो एक करेक्शन आना था, आ गया है, मे बी और आएगा। करेक्शन को कुछ एक वो चाहिए था, स्पार्क आने के लिए, तो वो अभी मिला हुआ है इस अनसर्टेनिटी की वजह से। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एज सच कोई बहुत अलार्मिंग होने की, अलार्म, एक थोड़ा एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक माहौल है। बट आई डोंट थिंक सो इट्स एनीथिंग व्हिच इज गोना मीनिंगफुली चेंज द वे वी थिंक अबाउट इकोनॉमी और एनीथिंग। यूएस फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट का काफी बड़ा हुआ है, वो कम होना ही चाहिए, वो कम कर रहे हैं। तो जो थोड़ा सा शॉक एंड ऑफ वाला अप्रोच है, बट जो स्टेप्स है उनमें मेरे को कुछ वो नहीं लग रहा कि स्टेप्स कोई इस तरीके के हैं कि जो
नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा टैरिफ को लेकर टसल है, वो सेटल डाउन हो जाएगा ओवर द म्यूचुअल एग्रीमेंट अक्रॉस कंट्रीज। ओके, या दैट्स गुड। जब हम लोग थोड़े से यंग थे, ग्लोबलाइजेशन पे बहुत बात हो रही थी, वी हैड लॉट ऑफ राइटर्स रोट अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड द होल वर्ल्ड एक्सेप्टेड दैट नॉर्म कि ग्लोबलाइजेशन तो होना ही चाहिए बिकॉज देर इज अ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एवरी कंट्री हैज़ एन एडवांटेज एंड दे वांट टू डील विद दैट इंडिपेंडेंटली। बट नाउ देर इज अ एंटी ग्लोबलाइजेशन, जो आपने सही वर्ड अभी मेंशन किया। मैं कुछ कल वीडियो देख रहा था जहाँ पर यूरोप के अंदर में इट इज़ सच एन एंटी यूएस फीलिंग दैट इवन मॉल्स के अंदर में जहाँ पे सामान रखा हुआ है तो सामान के अंदर में वो लोग ब्लैक मार्किंग कर दे रहे हैं फॉर गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, ताकि लोगों को पता रहे कि भाई ये यूरोप का गुड्स है, ये यूएस का गुड्स है। सो मच ऑफ एट अ ग्राउंड लेवल, सो मच ऑफ रेजिस्टेंस टू द पॉलिसीज ऑफ यूएस कि ये जो एंटी ग्लोबलाइजेशन है इवेंचुअली इट विल लीड टू मोर ग्लोबल ग्रोथ और इट विल लीड टू डी ग्रोथ। नहीं, देखिए, जो ऐसे आपने बोला कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पूरी तरीके से आगे बढ़ा है। अब उस फ्रेमवर्क में तो कोई कमी है नहीं, वो तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नया इंसाइट आ गया कि वो गलत है। तो जब चीजें चेंज होती हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, कुछ का फायदा होता है, तो वो एक चर्न है, उसकी वजह से एक सेंटिमेंट है। और पहली बार नहीं है, जब किसी जमाने में जब इंडिया में आउटसोर्सिंग ने एक वो तरीके से पकड़ा था तो थोड़ा सा बाकी कंट्रीज में फ्री फीलिंग था कि भाई देखो ये हमारे जॉब्स इंडिया जा रहे हैं। जब चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पकड़ा था तब भी हुआ था। तो एक वो स्पार्क हमेशा रहता है। जब इकोनॉमी थोड़ा खराब करती है लोगों को, थोड़ा सा, अब इन्फ्लेशन पीछे काफी पोस्ट कोविड बढ़ा था, तो लोगों को जब थोड़ा सा परेशानी होती है, एक उनका फाइनेंसिस थोड़ा खराब होता है, तो ये स्पार्क थोड़े और बढ़ जाते हैं। लोगों का डिस्ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है ग्लोबलाइजेशन से। पर ग्लोबलाइजेशन से ही फायदे हुए हैं। आप देखिए क्या बोलते हैं कि हर कंट्री ने उसका फायदा ही उठाया है। थोड़ा ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो इंटरलिंक्स विद पब्लिक किस तरीके से रह रही है, तो वो एक थोड़ा सा सेंस है। अब ऐसा तो था नहीं कि जब काफी बड़े प्रोटेस्ट भी थे, कुछ वो एंटी चाइना एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी थे, तो कुछ बदल गया। तो जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस वैसे ही चल रहा है। अब डेफिनेटली कंट्रीज चाहते हैं कि लोकली प्रोड्यूस हो चीजें, बट अगर आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसमें नहीं है, तो फिर आप करके भी कोई फायदा नहीं है ना। तो चलेगा थोड़ा सा, बट आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, अनलेस एंड अनटिल कुछ पॉलिटिकल कुछ सरप्राइज आ जाए, कुछ थिंग्स गो रियली टू आउट ऑफ हैंड, तो आई एम नॉट वरीड। ओके, फेयर पॉइंट। मैं क्यों इस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं, जैसे ये पॉलिसी अचानक से इस तरह का पॉलिसी लाना, या एआई जो अब हम सबके लाइफ में इतना बड़ा अननोन वेरिएबल है, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर में जहाँ पे अनएम्प्लॉयबल एजुकेटेड यूथ भरे हुए हैं, वहाँ पे एआई का प्रकोप कितना बड़ा होने वाला है। दीज आर ऑल वेरिएबल्स, उसको दिमाग में रखते हुए हम कैसे एक पोर्टफोलियो बनाएं जो कि मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो हो या कैलकुलेटेड रिस्क पोर्टफोलियो। यही मैं बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि how do we generate long-term wealth considering that the new world norm is very different from what it was probably 20 years ago? So अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो एआई ही फ्यूचर है। अब आप उसमें कोई वो तो नहीं कर सकते कि नहीं मैं एआई को रोक दूंगा आने से, तो वो तो आएगा ही आएगा। जब इंटरनेट था तो इंटरनेट आया ही आया, चाहे आपने उसमें कितनी भी कोशिश कर ली। इंडिया में एक पॉइंट पे था कि भाई हम जो रिटेल, जो नॉर्मल जो छोटे दुकानदार हैं, उनका परेशानी होगी अगर अमेजन आएगा और फ्लिपकार्ट आएगा, वो आए। तो मतलब जहां पे कंज्यूमर का फायदा होता है वो कंज्यूमर चीजें यूज करता ही है। अब एआई आएगा, वो फ्यूचर है। अब उसकी वजह से होगा ये कि कुछ लोगों को उसका नुकसान होगा, कुछ लोग अपने आप को अडैप्ट करके उसको यूज करना सीख के अपने आप को अपस्किल कर लेंगे। तो एज सच, at an economy level, there would be certain industries which will suffer, there would be certain industries which will grow. Now, saying कि अब कौन सी कंपनी पर्टिकुलरली बहुत अच्छा करेगी, कौन सा वो करेगी, ये मुश्किल होता है। तो मेरा सारा टॉक आगे का भी यही होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हैं, देख रहे हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपना दिमाग मत लगाओ, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आप मार्केट कैपेटेड कुछ कर दो। आप उसमें थोड़ा ओवरवेट अंडरवेट कर सकते हो। टेक इज हियर टू स्टे, वो कहीं नहीं जा रहा है। पर अब वो टेक की कौन सी कंपनी आगे चल के नेक्स्ट गूगल बनेगी या नेक्स्ट एप्पल बनेगी या कौन सी नहीं बनेगी, वी हैव सीन इन टेक लॉट ऑफ वेरी बिग कंपनीज। याहू एक वक्त में मार्केट लीडर हुआ करती थी, उसने इट वाज सच अ बिग कंपनी और उसका डिमाइस होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। सडनली गूगल केम और उनका सर्च इंजन का सारा जो याहू सर्च होता था वो गूगल सर्च पे चला गया। तो मार्केट टेक्नोलॉजी में डिस्टर्ब बहुत जल्दी होता है, तो टेक्नोलॉजी कंपनी को पिक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ब्लैकबेरी आपको याद होगा, नोकिया आपको याद होगा, तो ये बड़ी का। तो आई वुड से कि इफ यू वांट यू कैन हैव अ overweighted portfolio on tech, but again within tech keep a very well diversified portfolio. आप उसमें whether the next big company will come from next big thing will be Infosys or a TCS or a Wipro. India usually services company ज्यादा रहती हैं, पर इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस है जो वो पिक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आई वुड से कि कीप अ वेल डाइवर्सिफाइड टेक पोर्टफोलियो। ये शॉर्ट टर्म में कुछ हो सकता है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स हो, बट कंपनीज विल अडैप्ट ऑल दीज। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि आईटी के बहुत सारे जॉब्स लाइक टेस्टिंग एंड ऑल, ये सारे जॉब्स अब एआई कर लेगा। ठीक है, एआई कर लेगा, बट ऐसा तो है नहीं कि ये आपको एक सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इन्फोसिस वही काम लोगों से कराती है, बाद में वही लोग एआई को यूज करके वो काम को करेंगे। हो सकता है 4 लोगों का काम एक व्यक्ति करने लगे, पर जो बचे उसकी वजह से इन्फोसिस विल एबल टू डू, they will do more research, they will come up with products, they will come up with services which are there. So yeah, I'm not too worried for a long term perspective. Short term में पेन हो सकते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म के पेन्स बहुत हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अगर इस वक्त जो आप कह रहे हैं यूथ का एम्प्लॉयबल वाला वो है एम्प्लॉयबिलिटी वाला, तो मे बी वी नीड टू अपस्किल। अब हो भी रहा है, देखिए हर कोई आजकल इंडिया में एआई पे फोकस कर रहा है। सारे जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं मशीन लर्निंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एक जब मैं था ग्रेजुएट हो रहा था तो उस वक्त जावा बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, सीक्वल बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, फिर एक ईआरपी बहुत बड़ा हुआ करता था। धीरे धीरे लोग वो चेंज होती रहती हैं टेक्नोलॉजीज। किसी जमाने में C++ मेन टेक्नोलॉजी थी। जी जी, यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। बट ठीक है, शायद हम लोग ग्राउंड लेवल पे इतना कुछ देख रहे हैं। वो ड्रीम 11 पॉपुलेशन को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है इंडिया के बारे में कि ये क्या कर रहा है ये पॉपुलेशन, इसको हवा ही नहीं है कि क्या चेंजेस आ रही है। बट छोड़ देते हैं। आई थिंक आई बिकम मोर क्रिटिक द मोर आई एम स्टडिंग एआई, द मोर आई एम बिकमिंग क्रिटिक। बट सर, I think the best thing is that as a portfolio manager, as a wealth creator, diversification concept है हमारे जीवन में। तो let's go through the learnings जो आपने एक बहुत प्यारा presentation बनाया। Let's go through that and I'll please allow me to ask stupid questions while you are giving presentation as a honest student of yours. बिल्कुल, आप जो सवाल है वो करिए, उससे तो कोई वो दैट्स द होल आइडिया। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। Yes, I can see. हाँ, अच्छा, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट कि मैंने प्रेजेंटेशन एक ये सोच के बनाया है कि एक वाइड ऑडियंस जिसको फाइनेंस का टेक्निकलिटीज नहीं पता है वो भी समझ सके। तो इसमें हो सकता है कि आपको रादर ये लगे कि मैंने कुछ बहुत ही चीजें जो एक वर्ड में समझाई जाती हैं उसके लिए मैं 5 वर्ड यूज कर रहा हूं। तो बट उस तरीके से बनाया है। तो टॉपिक ये है कि पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे सोचना चाहिए, आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स द मेन टॉपिक फॉर द टॉक टुडे। यस सर। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसी बारे में इसको स्टार्ट करते हैं। इसको फुल स्क्रीन आपको दिख रहा है या फुल स्क्रीन? यस, आई कैन सी, इट्स परफेक्ट सर। अच्छा, ठीक है सर। सो ये मैंने थोड़ा सा इसमें जो शुरू की कुछ स्लाइड्स हैं उसमें मैंने थोड़ा सा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से रखा है। जो मैं इंडिया काफी जाता हूँ, इंडिया में फैमिली से काफी बात करता हूँ, तो उसके बेस पे है। तो इट्स नॉट इट्स टू समवॉट जनरलाइजेबल, बट देयर इट्स नॉट
it's about an average investor. It's not about there are always outliers on. There are people who are very who are retail traders, retail investors, but they are super well educated about finance and they can do things. But this is about an average person who trades in or invest in India. Okay. तो एक चीज जो मैंने देखी है कि इन्वेस्टर्स इंडिया में, मेरी फैमिली में, मेरे फादर भी, उनका फोकस होता है कि भाई हाँ भाई मेरा इतना रिटर्न बना, मेरा ये इतना स्टॉक इतने में खरीदा था, मैंने इतने में उसको निकाल दिया, आज मेरा इतना फायदा हो गया, आज मेरा इतना नुकसान हो गया, एकदम से क्या हो गया कि सारा मार्केट टैंक हो गया। वो तो फोकस सारा इन्वेस्टिंग के ऊपर है। और जब मैं उन लोगों से बात करता हूं कि भाई ठीक है, आपका रिटर्न अच्छा है तो शायद आपका रिस्क भी ज्यादा लिया होगा, तो वो समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो रिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। अगर आप किसी भी एक लेमन इन्वेस्टर से पूछोगे कि एक सामान खरीदना है, एक ब्रांड का खरीदो कि एक अननोन का खरीदो, एक ब्रांड का खरीदते हैं, बड़ी कंपनी है। अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो चलो वहां खुलवाते हैं, बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, तो वो रिस्क को समझते हैं बट अपने पोर्टफोलियो में उसको देख नहीं पाते कि वो रिस्क आ रहा है। तो आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछिए कि भाई बड़ा स्टॉक लोगे कि छोटा स्टॉक लोगे, वो सब कुछ बराबर है, मतलब इक्वल रिटर्न्स दे रहा है, तो बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो बड़ा कंपनी का स्टॉक लूंगा। या फिर कोई ऐसी कंपनी का स्टॉक लोगे जिसका एक ही कस्टमर है या 4 कस्टमर हैं या 400 कस्टमर हैं, तो दे विल से कि आप जिसके 400 कस्टमर है ज्यादा अच्छा सूटेड है उसका लेते हैं। अगर आप किसी से बोलिए कि भाई एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा डेट है, इतना डेट है कि चुकाया नहीं जा रहा, इतना लोन हो रखा है उस कंपनी पे, आप उसका एक ऐसे बिल्डर का फ्लैट लोगे या ऐसे बिल्डर का फ्लैट लोगे जिसके पास लोन नहीं है, तो ऐसे बिल्डर का फ्लैट लेंगे जिसके पास लोन नहीं है। तो उनको लीवरेज भी समझ में आता है, उनको कस्टमर कंसंट्रेशन भी समझ में आता है, उनको एक बड़ी कंपनी जिसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये भी समझ में आता है। बट वो पोर्टफोलियो में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये बातें मिस हो जाती हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, वो थोड़ा सा पता नहीं चल पाता। तो ये मैं काफी सोचा कि भाई ऐसा मतलब क्या इसके कुछ रीजंस हैं। तो जब मैं उनको बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट रिस्क एंड रिटर्न्स, तो वो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो मैंने लाइक एंड एक रीजन जो मेरे को लगता है काफी बड़ा उसका, वो ये है कि जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको रिटर्न्स तो बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। वो आपको दिखाते हैं ग्रीन में कि आपका कितना आज बढ़ गया, लाल हो जाता है कितना कम हो गया। वो आपको रोज का दिखाते हैं, ओवरऑल पोजीशन का दिखाते हैं। मेरे पास 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ज्यादा मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं बट है थोड़ा सा देखने के लिए। एक आज फैमिली के भी लोगों के देखे हैं, तो उनको मतलब ऐसा बिल्कुल आपके आंखों के सामने कि भाई ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। तो वो बट अगर कोशिश करो कि आप यार इसमें कहीं कोई रिस्क की बात हो, कोई आपका पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, इसका शार्प रेशियो कितना है पोर्टफोलियो का, वो सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं उसमें, वो आपके सामने नहीं होता है। तो इन्वेस्टर्स को जनरली रिटर्न तो दिखता है बट उनको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं दिखता। उनको ये नहीं दिखता कि जो रिटर्न उनके पास है वो उसमें उन्होंने कितना रिस्क लिया कंपेयर टू समथिंग एल्स। अब अरे मैंने तो ये स्टॉक खरीदा था, देखो इतना आगे चला गया, और उस वक्त इन्फोसिस तो इतना ही आगे गया। भाई अब आप कंपेयर भी तो करो कि इन्फोसिस में और आपकी कंपनी में क्या वो है, कितना रिस्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सारा फोकस उसी पे है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। और अगर आप जब तक रिस्क की बात नहीं करोगे तब तक तो रिटर्न की बात करना मीनिंगलेस है मेरे। मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड रिटर्न, वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो इससे फिर अगर हम इसी बात को आगे थोड़ा समझने की कोशिश करें कि चलो भाई रिस्क के बारे में सोचा कैसे जाए, तो चलिए एक ग्राफ देखते हैं। ये मैंने यूएस के लिए ग्राफ है, ये बाद में मैं आपको उसका इंडिया का भी वर्जन दिखा दूंगा। और आजकल काफी मार्केट क्रैश हो रखा है और काफी लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, तो काफी एप्ट है। तो आप अगर आपने $1 लगाया होता 1927 में यूएस मार्केट में, 3 तरह के इंडेक्स में, एक स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, तो आपने कुछ लार्ज कंपनियों में लगाया या मिड में लगाया, स्मॉल में लगाया, तो आप उनका देखते हैं कि हुआ क्या। अगर आपने
स्मॉल कैप में लगाया होगा तो वो आज की तारीख में वो आपका अराउंड 2000 के आसपास आपके बन गए होंगे, $1 लगाया होगा। अगर आपने वही मिड कैप में लगाया होगा तो वो अराउंड 500 750 बना होगा। अगर वो आपने लार्ज कैप में लगाया होगा तो वो शायद 200 150 का नंबर होगा यहाँ पर। तो एक केस में आपको आपका पैसा 1500 1800 गुना हो गया, एक में आपका 750 गुना हुआ, एक में आपका 200 गुना हुआ। तो अब आप सवाल ही आता है कि फिर तो भाई स्मॉल में ही लगाना चाहिए। बट आप फिर कुछ बातों को नोट कीजिए। आप ये देखिए कि जहां पे ये हरी लाइन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, बट उतना नहीं है, ये ज्यादा मूव नहीं कर रही है। ब्लू वाली ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है और लाल वाली और भी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। और नॉट जस्ट ये ऊपर नीचे हो रही है, आप देखो ये कब नीचे जा रही है। ये 2007 के आसपास का पीरियड है, ये सब प्राइम क्राइसिस होगा ये। उससे पहले ये देखिए यहां से नीचे गया है, बिल्कुल शार्प ऊपर गया, शार्प नीचे गया, ये .com था। यही पैटर्न आपको बाकी और उसमें मिलेंगे। तो आप स्मॉल कंपनियां ने ठीक है आपको बहुत रिटर्न दिया, स्मॉल कैप ने आपके 2000 गुना हो गए पैसे अगर आपने लगाए थे $1 तो, बट उसकी कुछ कीमत भी दी आपने। एक तो कीमत की उसके कभी वो 2000 हो जाते हैं, कभी वो गिर के मतलब 750 रह जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपने इसमें इस वक्त आपके 2000 थे, कुछ ही टाइम के अंदर वो गिर के 750 रह गए, फिर वापस 2000 चले गए। तो एक वेरिएबिलिटी बहुत है, एक अनसर्टेनिटी बहुत है कि आपने लगाए किस पॉइंट पे आपने लगाए, किस वक्त आपने उसको बेच दिए, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सेकंड, एक नॉट जस्ट कि उसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, वो उस वक्त गिरता है जिस वक्त मार्केट गिरता है तो वो बहुत ज्यादा गिरता है। तो ये एक बेसिक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि भाई ये रिस्क क्या है। जो चीज ज्यादा मूव करती है और जो मार्केट साथ में को मूव करती है, इसके बारे में काफी डिटेल में बात करूंगा आगे, वो स्टॉक ज्यादा रिस्की है। और वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग इज कि बिना रिस्क के रिटर्न नहीं मिलता। इसको कहते हैं कि कोई फ्री लंच नहीं है, फ्री में खाना कहीं नहीं मिलेगा, बस एक जगह पे फ्री लंच है। तो मैंने ये नीचे लिखा है, देयर इज नो फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग एक्सेप्ट वन। तो वो वन क्या है जानने के लिए देखते रहिए, वो पता चला। तो मैंने थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है। तो अब इस देखते हैं कि रिस्क है क्या। तो मेरे रिस्क को मैं जैसे कई तरीके से आप सोच सकते हैं, पर मैं इसको ना दो तरीकों से सोचता हूं और दोनों इंटरलिंक तरीके हैं। एक तो है अनसर्टेनिटी का, कि जो स्टॉक या जो भी एसेट समझ लीजिए, कोई भी एसेट हो जिसके फ्यूचर में कैश फ्लोज या रिटर्न ज्यादा अनसर्टेन है, वो ज्यादा रिस्की है। अब भाई बैंक का एफडी है, उसमें तो आपको पता है कितना रिटर्न मिलेगा, कोई उसमें अनसर्टेनिटी है नहीं, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। बट स्टॉक है, अब जो जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आज ये ऊपर 10% जाएगा कि नीचे, एक दिन 10% जाता है, एक दिन 20% जाता है, फिर 30% नीचे आता है, फिर 20% ऊपर जाता है, फिर 5% नीचे आता है, वर्सेस एक स्टॉक है जो 2-2.5-3% ऊपर गया, 1-8% नीचे गया, वो चलता रहता है। तो जो जितना अनसर्टेन है उतना ज्यादा रिस्की है। एक चीज तो ये है समझेगी। और दूसरा को मूवमेंट, कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो या मार्केट पोर्टफोलियो या वेल्थ से उसका क्या रिलेशनशिप है। तो एज ए सेड अर्लियर, जो चीज ज्यादा ऊपर नीचे जाती है और जो ज्यादा वेल्थ के साथ में को मूव करती है, वो ज्यादा रिस्की है। बट ये जस्ट टू गो डीपर इनटू दिस कॉन्सेप्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। चलिए, तो पहले रिस्क को अनसर्टेनिटी की तरह से समझते हैं कि एक तो अनसर्टेनिटी क्या है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है कि अगर आप को मैं एक कहूं कि आप एक गेम खेलोगे साथ में, मैं टॉस करता हूं, अगर टॉस में हेड आया तो आपको $200 मिलेंगे, टेल्स आया तो आप $100 मुझे दे देना। ठीक है, ये मेरा गेम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसके मुझे कितने पैसे दोगे इस गेम को खेलने के लिए। तो अब टॉस जो कॉइन है 50-50 चांसेस है। हाँ, बराबर है। तो अब आप बताओ कि आप मुझे इसके कितने पैसे देना पसंद करोगे इसके। एक इसका इसको एक ब्रेक डाउन करते हैं इसको, गेम को। अच्छा, ये गेम खेलने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे?
हाँ मतलब आपको मैं या तो 200 मिलेंगे या आप 100 मुझे दोगे, हाँ तो अब आप मेरे को इस गेम को खेलने के लिए मुझे कितने पैसे दोगे, ये एक सवाल है। नाइस। तो अगर ये गेम आप खेलोगे तो लेट्स से इसको ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉब्लम को। आपने खेला, हेड्स आया, आपको 200 मिल गए। हाँ आधा चांस है कि हेड आएगा, आधा चांस है कि टेल्स आएगा। हाँ। अगर एक सही कॉइन है तो उसको अगर आप आधी बार वो हेड आएगा, आधी बार टेल आएगा। तो अगर आप इसको लेट्स से आपने इसको 20 बार टॉस किया, तो 10 बार हेड आएगा, 10 बार टेल्स आएगा। 10 बार अगर हेड आएगा तो आपको हर बार के 200 मिलेंगे, तो 10 बार के आपको 2000 मिल गए। करेक्ट। पर हर बार आप जब टेल आएगा तो आप 100 लूज करोगे, 10 बार के आपके 1000 लूज हो गए। करेक्ट। ठीक है, तो आपके कितने बने इस गेम को खेल के फाइनली? 1000। गेम हमने कितनी बार खेला? 20 बार। तो एक गेम खेलने के ऑन एन एवरेज आपके कितने बने? 50 50 रुपए बन रहे हैं आपके इस गेम में। तो अब ये सवाल होता है कि भाई ये गेम खेलने के आप मुझे 50 से ज्यादा दोगे, एग्जैक्ट 50 दोगे, या 50 से कम दोगे? ये मैं आपसे अगर सवाल पूछता हूं तो वो आपकी एक रिस्क के प्रति आपका एक वो बताता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। नाइस। अब आप इसको ये समझो कि कोई मुझे बोलता है कि भाई मैं 50 से ज्यादा दे दूंगा, मैं तेरे को 51 रुपए दे दूंगा इसके, जबकि ऑन एन एवरेज मेरे उसके 50 बनने हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति को आप बोलोगे कि भाई ये रिस्क लविंग व्यक्ति है, ये रिस्क लेना चाह रहा है, इसको पसंद है रिस्क लेना। जिस वजह से आप कसीनो जाते हो। कसीनो में क्या होता है कि कसीनो अपनी जेब से तो पैसा आपको देता नहीं है। कसीनो में जो आपको ऑड्स मिलते हैं वो थोड़े कम होते हैं जो एक जेन्युइन ऑड्स होने चाहिए। इट्स नॉट कि वो उसमें कोई गड़बड़ कर रहे हैं, वो आपको ऑड्स थोड़ा कम देते हैं। अगर उनका रूले व्हील में मुझे पता नहीं कितने होते हैं, बट अगर वो उसमें 101 होंगे नंबर्स, तो वो आपको 100 का ऑड देंगे कि अगर आप पैसा लगाओगे तो वो आपका 100 गुना होगा। एक रुपया लगाओगे तो 100 देंगे आपको, 101 नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी अपनी तरफ रखते हैं, ताकि ऑन एन एवरेज कैसीनो हमेशा पैसा बनाता है, पब्लिक कुछ बनाती है, कुछ नहीं बनाती। ये बात लोगों को पता होती है, फिर भी वो कैसीनो जाते हैं क्योंकि एक थ्रिल है, एक मजा आ रहा है। तो इसे हम रिस्क लविंग बिहेवियर बोलते हैं। अगर आप मुझे 50 से ज्यादा दोगे, नाउ अगर आप मुझे सिर्फ 50 दोगे, तो आप बोलोगे, क्या बोलते हैं कि आप रिस्क न्यूट्रल हो, आप पे रिस्क से फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हो यार एवरेज में 50 बनाऊंगा, चल तू 50 ले ले मेरे से। बट जनरली जो एक इन्वेस्टर है जिसका पर्पस है कि वेल्थ बनाना, जिसको एक थोड़ा थ्रिल, थोड़ा टाइम पास नहीं चाहिए कई लोग होते हैं जैसे मेरी फैमिली में हैं, रिटायर हो गए हैं, थोड़ा सा उनका है कि इन्वेस्टिंग का नहीं है, इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं कर रहे, पैसा बनाना है इसलिए कर रहे हैं, टाइम पास हो जाता है। सुबह को भाई फोन पे ही करते हैं, सुबह को ब्रोकर का फोन आएगा, उससे 5 मिनट बात होगी, हालचाल पूछे जाएंगे। उसके बाद हाँ वो बताएगा ब्रोकर ये खरीद लो, तो आप खरीद लेते हो, बोलेगा बेच दो, आप बेच देते हो, थोड़ा बहुत आपका पैसा बन जाता है, आप भी खुश, ब्रोकर भी खुश, आपका टाइम पास हो गया। तो अगर आपको वो करना है तो बात अलग है, फिर उस केस में तो ये आगे आप सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको वेल्थ बनाना है तो जनरली जो लोग वेल्थ बनाना चाहते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं। वो कहते हैं यार मैं जब मेरे को 50 ही मिलने हैं तेरे से, पूरे गेम को मैं 10 बार खेलूंगा, आखिर में हर गेम का ऑन एन एवरेज मुझे 50 ही मिलना है, तो मैं तुझे 50 क्यों दूं? मेरा कुछ तो फायदा हो कि मैं ये अनसर्टेनिटी कर रहा हूं। अब मैं ये गेम आपको रोज खिला रहा हूं, आज खेलो 50 का, फिर कल खेलो 50 का, फिर कल खेलो। अब आपने गेम खेला तो आज आपके 50 एक्स्ट्रा आ गए, तो आप खुश हो गए, अब आप उसका यूज कर सकते हो। कल को आपके 50 चले गए तो हो सकता है आपको परेशानी होने लगे इस 50 के जाने से। तो आपका तो कुछ वेरिएबिलिटी है ना, कि एक दिन आपको ज्यादा मिल जा रहा है, एक दिन कम मिल जा रहा है। करेक्ट। तो आप जनरली 50 से इसको चाहोगे कि भाई ये 50 से मैं आपको कम दूं। जनरली इन्वेस्टर रिस्क अवर्स होते हैं। आप 50 से कितना कम दोगे वो इस पर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। 50 तो चलिए एक छोटा नंबर है, मैं इस बेट को बढ़ा देता हूं। अब मैं बोलता हूं कि अगर हेड आया तो आपको 50,000 मिलेंगे, बट अगर आपका टेल्स आया तो आपके 49,900 चले जाएंगे। नाउ अब इसमें होगा क्या कि आप इसकी अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एन एवरेज एक बार आप 50,000 जीतेंगे, दूसरी बार आप 49,900 हार जाएंगे। तो एवरेज आपको 50 ही मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। बट अब इसमें क्या है कि आपका रिस्क काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि हो सकता है आप एक बार जीते और आपको 50,000 मिल जाए, बट हो सकता है आप एक बार हार जाए और आपके 49,900 चले जाए। कोई रीज़न नहीं है कि आपका 2 बार टेल्स ना आए
अगर आपका 2 बार टेल्स आया तो आपके 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट चले गए। अब आपके पास अगर 1 लाख रुपए ही थे इन्वेस्ट करने के लिए या इस गेम को खेलने के लिए, तो वो सारे के सारे आपके चले गए आपके हाथ पास से। तो मैथमेटिकल पैरेलल्स में अगर आप सोचो इसके बारे में, तो व्हाट इट मीन्स इज कि इसका एवरेज सेम रहा, अभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस लॉटरी की 50 ही रही है, बट इसका वेरिएंस काफ़ी बढ़ गया अब कंपेयर टू पहले से। तो ये अब और एक ज़्यादा रिस्की एसेट बन गया है। पहले वाले एसेट में आप कह रहे थे कि चलो मेरा 50 का फ़ायदा हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो मैं आपको उसके लिए 45 दे सकता हूँ, 48 दे सकता हूँ, 40 दे सकता हूँ, डिपेंडिंग मेरा कितना रिस्क टॉलरेंस है कि मेरा कुछ फ़ायदा हो। अगर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, अनसर्टेनिटी कर रहा हूँ, तो मैं 50 क्यों दूँ आपको, अगर मेरे को 50 ही मिलने हैं ऑन एवरेज तो। बट इस केस में आप बोलोगे कि नहीं भाई, मैं आपको बहुत कम दूंगा, मैं आपको इतना ज़्यादा मेरा वेरिएंस है, इतना रिस्क मेरा ज़्यादा है, तो मैं इसको कम दूंगा। तो यही एक बेसिक आइडिया है जिसमें हम बोलते हैं कि मैथमेटिकल में कहने का मतलब ये है थ्रू मैथ्स इसकी, अगर एवरेज सेम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है, बट वेरिएंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिस्की है। एक फर्म जिसका रिटर्न्स, 2 फर्म जिनका एवरेज रिटर्न सेम है, बट एक काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है स्टॉक प्राइस, एक का कम ऊपर नीचे जाता है, तो आई विल प्रिफर द फर्स्ट वन ओवर द सेकेंड वन। तो दिस इज द आइडिया हाउ टू थिंक अबाउट रिस्क फ्रॉम अ अनसर्टेनिटी पर्सपेक्टिव। सर मैं एक इसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ थॉट, जो क्योंकि आपने वैल्यू बढ़ा दिया, तो इसको भी एक और थॉट को मैं डालना चाह रहा हूँ फॉर अ क्लैरिफिकेशन। तो कोई इंसान 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और कोई इंसान 20 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 2 करोड़ कर रहा है, कोई 200 करोड़ मैनेज कर रहा है। तो रिस्क प्रोफाइल सबका डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ द एक्सपोजर, बिल्कुल। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी शायद औकात ही हुई है। वो 2 लाख वाले का पास उतना ही पैसा है, उसके लिए तो 50,000 का नुकसान भी बड़ा नुकसान है, या 100 रुपये का नुकसान भी बड़ा नुकसान है। और जो 20 लाख वाला है उसके लिए नुकसान का क्वांटम बहुत अलग है। तो जब कोई एक आम आदमी सर 2 लाख ही इन्वेस्ट करता है, दैट्स द टिपिकल एवरेज, ठीक है, तो उसका डिसीजन मेकिंग, और जो एक फंड मैनेजर है जो 5,000 करोड़ फंड मैनेजर छोड़ देते हैं सर, बिकॉज फंड मैनेजर किसी और के लिए करता है तो उसका रिस्क प्रोफाइल अलग ही होता है। बट जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, चनाइज है जो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोग दोनों का अप्रोच ऑफ मेजरिंग रिस्क डिफरेंट होना चाहिए। एक जनरल एक आइडिया ये रहता है कि जैसे जैसे आपका वेल्थ बढ़ता है, आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता जाता है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। अच्छा, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपको एक बेसिक इन्वेस्टिंग करते समय आपके कुछ एक बेसिक आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो मुझे नहीं लगता डिफरेंट होना चाहिए। दोनों में ही बेसिक आइडिया है इसकी, जिसे कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो दोनों का ही सेम रहना चाहिए, दोनों को ही डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता डिफरेंट होना चाहिए। बट आपका, हाँ डेफिनेटली अगर आप कह सकते हैं कि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, देखिए अगर आपके पास एक बड़ा क्वांटम है और आपको वो क्वांटम जो पैसा है वो अभी नहीं चाहिए, देखिए देयर इज, हर व्यक्ति को एक लाइफ, मतलब एक रीजनेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होता है। अब आपको, जिसने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, उसको कल को किसी रीजन की वजह से 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है जो उसने सोची नहीं हो। राइट। और वो 1 लाख की जरूरत उसे उस पर अगर पड़ गई जिस वक्त मार्केट ने टाइम करा हुआ है, तो फिर वो उसको स्टॉक देखना पड़ेगा। राइट। अब वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज उसके पास ये परेशानी है कि वो अगर उसको मार्केट से बाहर आना पड़ा तो क्या होगा। राइट। उसके पास जो 1 करोड़ कर रहा है, उसके पास 1 लाख का कुछ वो आ भी गया तो उसे मार्केट से बाहर आने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। राइट। कहते हैं ना कि मार्केट कैन स्टे इररेशनल लॉट लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। चाहे आप सही सोचा था कि भाई ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा या इस सेक्टर में मैं करूंगा, और आगे चल के जो आपने सोचा था वही हुआ, बट जब तक मार्केट एक अपना एक उस पर चल रहा है, एक थोड़ा सा रिस्क अवर्जन के मोड में है, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाले मोड में है, एक थोड़ा सा उसमें बढ़ा हुआ है, और उस वक्त आपको मार्केट से बाहर निकलना पड़ गया, तो बाद में मार्केट ठीक भी हो गया, तो फिर आप तो थे नहीं ना मार्केट में। तो उस पर्सपेक्टिव से जो एक जिसके पास ज्यादा बड़ा क्वांटम है वो थोड़ा ज्यादा रिस्क भी ले सकता है, बट अप्रोच सेम है मेरे हिसाब से। और रादर व्हाट आप ये जान के आपको लगेगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो मार्केट को ले भी बहुत सीरियसली रहा है,
तो उसको ये समझ भी ज्यादा है। अभी मेरा कभी आगे चल के फिर दोबारा से सेशन करेंगे तो उसमें बताऊंगा। मैं कुछ अभी कुछ रिसर्च कर रहा हूं जिसमें मेरे पास इंडिया के काफी एक ब्रोकर से मेरे पास काफी रिटेल कस्टमर्स के कुछ पोर्टफोलियो है। मतलब ऑफ कोर्स नाम नहीं पता मुझे किसी का भी, तो अनोनिमाइज्ड है, रिसर्च के पर्पस से है, मतलब एकेडमिक रिसर्च के पर्पस मेरे को है मेरे पास कहीं कुछ ऐसा। यूएस में भी काफी डेटा अवेलेबल रहता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का भी कुछ लोगों ने किया है, तो एकेडमिक रिसर्च। तो उसमें जो मेरे को दिख रहा है वो है कि जैसे जैसे आपका क्वांटम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता जाता है। बिकॉज ये एक आपको पता है यार, अब मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अब मैं 1 लाख रुपए में मैं 10-10 हजार के 10 स्टॉक खरीदूं डिफरेंट, या फिर मैं 20-20 हजार के 5 खरीदूं। पर जिसके पास 1 करोड़ है वो 10-10 लाख एक में नहीं लगाएगा, वो उसको बढ़ाएगा। तो वो एक ऑटोमेटिकली वेल्थ के साइज के साथ में ना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है, और डाइवर्सिफिकेशन ही पूरा स्टॉक का मेन पॉइंट है जो मैं बोलता रहूंगा कि भाई डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं एक बार, मतलब प्लीज डोंट माइंड, मैं एक बार अपने क्वेश्चन को एक बार रीफेस करता हूँ, शायद मैं अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट नहीं कर पाया। कि किसी के पास 2 लाख रुपए हैं तो उसको 20 लाख रुपया कमाना है जल्दी, क्योंकि 2 लाख एक्साइट नहीं करता है किसी को। अगर बेसिक लाइफस्टाइल में जाना है तो वो 4-5 लाख रुपया उसको चाहिए ही अच्छा लाइफस्टाइल जोन में जाने के लिए। तो क्योंकि 2 लाख को 20 लाख में उसको जल्दी कन्वर्ट करना है तो वो हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करता है उस 2 लाख से, और फिर वो अंदरजन रिस्क लेने की कोशिश करता है कि चलो मैं ऑप्शंस भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। और जिसके पास 200 करोड़ रुपए हैं उसका लाइफस्टाइल एक्सपेंस चलो 5 लाख नहीं होगा बट 50 लाख होगा, उससे ज्यादा क्या ही खर्चा कर लोगे। तो वो बोलता है कि यार मेरा खर्चा ही कितना है, तो मैं मॉडरेट रिस्क में भी काम करूं, डाइवर्सिफाई करके रखूं ताकि मेरा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी कम रहे और मेरा कैपिटल बेसिक कंपाउंडिंग करता रहे। तो एक्चुअली जो आपने बात बोली और जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, और ये कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए हो गया कि देखिए आपका जो पहला है जिसके पास 2 है और उसको 5 चाहिए बहुत जल्दी, मैं ऑप्शन में भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, वो फिर गैम्बलिंग कर रहा है, वो फिर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सही से इन्वेस्ट करना है, आपको एक रीजनेबल रिस्क के साथ में एक रीजनेबल रिटर्न चाहिए, तो वो आपको रातों रात आपके डबल ट्रिपल तो नहीं होंगे पैसे। अगर आप वो करना चाहते हो तो फिर उसके लिए तो आप इन्वेस्टिंग करो, या फिर लॉटरी खरीदो, या फिर आप कसिनो चले जाओ। मेरे हिसाब से तो तीनों चीजें एक ही है। रादर मैं तो फिर ये बोलूंगा कि इन्वेस्टिंग मत करो भाई, बिकॉज अगर आप इस चक्कर में हो, देखो इन्वेस्टिंग में आप तुक्का लगा के कुछ कर सकते हो कि मैं ऑप्शन कर लूं, ये कर लूं, ये मान के चलो कि आपके से इट्स अ जीरो सम गेम, आपका पैसा बन रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा होगा, और जिसके अगेंस्ट आप गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहे हो वो एक बड़ा फंड मैनेजर बैठा हुआ है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठा हुआ है। आपने पढ़ा होगा, पता होगा, इस वक्त 2 बहुत बड़े हेज फंड्स यूएस के आपस में केस लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक कह रहा है कि दूसरे ने मेरी स्ट्रैटेजी चुराई है। पता है स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया के ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी जी। अगर 2 बड़े फंड आपस में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो रीजनेबल पैसा तो बना रहे होंगे। एक स्ट्रैटेजी तो कह रहा है दूसरे ने चुराई है, और वो पैसा बन रहा है तो वो पैसा आ कहां से रहा है? वो पैसा सिंपल हम इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं समझते हैं उससे आ रहा है। अगेन मैं अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है तो आपको साथ में बहुत कुछ दिखा नहीं सकता। मैं कुछ जो मैं अभी रिसेंटली मैं कुछ रिसर्च इंडियन डेटा पे कर रहा हूँ, इंडिया के कर रहा हूँ, और ये कंसिस्टेंट है, फॉरेन में भी देखी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफरेंट है कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स। जनरली इंडियन इन्वेस्टर्स उस वक्त खरीद रहे होते हैं जिस वक्त मार्केट गिर रहा होता है, वो उस वक्त बेच रहे होते हैं जिस वक्त मार्केट बढ़ रहा होता है, और वो लिटरली आप अपोजिट बिहेवियर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अब जो व्यक्ति जिसका रोज का काम है इन्वेस्टिंग ही करना, जो पिछले 5-7 साल 10 साल से फाइनेंस पढ़ रहा है, समझ रहा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आप जीत जाओगे, वो हार जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये बोलना कि भाई क्रिकेट में आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के सामने वो बॉलिंग कर रहा है, आप बैटिंग कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं छक्का मार दूंगा। कोई
अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी मैं समझ की उसमें दिमाग की कमी है या काबिलियत की कमी है, पर आपको फिर करना पड़ेगा ना। तो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर है जो एक अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी फैक्ट्री चला रहा है, आप फंड मैनेजर को जाकर बिठा दो, वो क्या कर लेगा वहां पे, उसका 2 दिन में फैक्ट्री बंद करा देगा। तो हर किसी का एक एक्सपर्टीज है, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है उस कैसीनो में। आई वुड रादर अगर किसी को 2 के 4 लाख करने हैं 2 दिन में, तो मैं कहूंगा भाई तू जाके गैम्बलिंग कर ले, कम से कम ऑड्स तो तेरे को जो मिलेंगे वो मिलेंगे, तेरे को पता है क्या हो रहा है। सही है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। तो ये तो एक अनसर्टेनिटी का पर्सपेक्टिव हो गया जी। अब इसको एक थोड़ा सा दूसरे का पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो मैं जिसे को मूवमेंट विद वेल्थ बोलता हूँ। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर कोई चीज अनसर्टेन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो ऊपर तो नीचे जा नहीं सकती, तो एक को मूवमेंट के वेल्थ के साथ में थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो स्टॉक उस वक्त पैसा उसका उस वक्त प्राइस बढ़ता है जब बाकी स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, मार्केट में पैनिक आया हुआ है, जैसे आजकल आया हुआ है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता है, आपके कंपनी में आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी आपको उसका भी डर है, जॉब रहेगी भी तो आपको बोनस क्यों मिलेगा उसका भी डर है। ये स्टॉक आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि जब आपको वाकई में एक थोड़ा और पैसा चाहिए, जब आपका सारा पैसा डूब रहा है, तो जो स्टॉक उस वक्त आपको पैसा दे रहा है वो आपके लिए इंश्योरेंस की तरह से काम कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है ये ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। और दूसरा स्टॉक है जो कि सारे स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मार्केट खूब ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, बोनस मिल रहा है, ये भी स्टॉक मेरे को अच्छा दे रहा है, ये मेरे लिए कम वैल्यूएबल होना चाहिए। बेसिक आइडिया यही है कि जब आपके पास ₹1,00,000 हैं, उस वक्त आपको कोई ₹1,00,000 में 1,000 रुपए और देगा तो आप कहोगे यार अच्छी बात है। जब आपका पूरा टैंक हो रहा है, जब आपके पास सब कुछ अच्छा हुआ है, आपके पास अभी आपके 5 लाख रुपए मार्केट में बने हैं, उस वक्त कोई बोलता है यार ये स्टॉक ने 1,000 और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो आप बोलोगे यार 5 तो मेरे बने ना। तो मतलब हर एक रुपया बराबर नहीं होता। जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वो 1 रुपया बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसको सोचने का एक दूसरा तरीका है, इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑन एन एवरेज आप कार इंश्योरेंस लेते हो, जनरली लोग सही से गाड़ी चलाते हैं। आप ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ में आप थोड़ा कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाती है। बट जनरली जितना आप इंश्योरेंस में वो देते हो, क्या बोलते हैं, प्रीमियम देते हो, उससे कम ही आप ऑन एन एवरेज पाते हो। करेक्ट। ठीक, लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, चाहते हैं कि कभी उसमें जरूरत ना पड़े, टर्म इंश्योरेंस उस तरीके से, बट लेते हैं विद द होप की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पर आप हर महीने प्रीमियम देते ही हो। तो आपका जो रिटर्न है ना इंश्योरेंस में वो नेगेटिव होता है ऑन एन एवरेज। राइट। बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस आपको उस वक्त पैसा देता है जब आपको बहुत जरूरत होती है। जब आपकी गाड़ी भिड़ गई, उस वक्त आपको नई गाड़ी खरीदनी है और एकदम से आपके पास 10, 15, 20 लाख का खर्चा आ गया, उस वक्त इंश्योरेंस आपको पैसे देता है। राइट। आपको चोट लग गई आपको गाड़ी में, या फिर आपको घर में आपका होम इंश्योरेंस है, अब घर में कुछ हुआ, आग लग गई, कुछ हुआ, तो उस वक्त आपको पैसे की बहुत जरूरत है, उस वक्त इंश्योरेंस आपको पैसे देता है। तो यही कॉन्सेप्ट स्टॉक्स में भी लगता है कि जो स्टॉक बाकी मार्केट के विरुद्ध जाता है वो मेरे लिए बेटर स्टॉक है, उसके मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं। तो उसका मैं कम रिटर्न मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि वो उस वक्त रिटर्न देगा जिस वक्त और कोई नहीं दे रहा। तो जिसको हम बेटा बोलते हैं कि मार्केट के साथ फाइनेंस में, कि जिसका बेटा हाई, यानी कि जो मार्केट के साथ ज्यादा मूव कर रहा है वो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि वो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो बहुत जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। तो अब ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि भाई रिस्क को समझना कैसे है। एज आई सेड कि 2 तरीके से समझ सकते हैं आप, एक अनसर्टेनिटी के पर्सपेक्टिव से, एक उनके लिए जो कि कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे जा रहे हैं, जिसे कुछ कहते हैं कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। कौन से डिफेंसिव स्टॉक होते हैं? जैसे जो इकोनॉमी के साथ में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं मूव करती। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि नॉर्मल एफएमसीजी को कंपनियां हैं, लोग सामान खरीदते ही हैं, खाना खाते ही हैं, इकोनॉमी पर। आईटीसी वगैरह मैंने देखा था आपका पोर्टफोलियो में। नहीं, वो मेरा पोर्टफोलियो नहीं था, वो तो अच्छा। मैंने कुछ नहीं किया उसमें। मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा था कि हर जगह पे रेड ग्रीन खूब होता है, रिस्क को नहीं बात करता। तो कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। तो जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं
उनमें ये फायदा होता है कि वो उस वक्त आपको पे करते हैं जब पूरा मार्केट क्रैश हो रहा होता है। तो दैट्स अबाउट इट। तो अब इतना तो हम समझ गए कि इतनी बात की कि भाई ये रिस्क है क्या। अब इसको कम कैसे करा जाए पोर्टफोलियो में। तो एक स्टैंडर्ड ये है कि यार आप वो कर लो, कम रिस्क की चीजें खरीद लो, लार्ज कैप खरीद लो। अब ये इंडिया का ग्राफ है, तो ये इंडिया का स्मॉल कैप है, मिड कैप है, और ये लार्ज कैप है जी। 1994 में 100 रुपए लगाए होंगे तो वो 800 बन गए मिड कैप में, 400 ही बने हैं लार्ज कैप में। बट अगेन पैटर्न सेम है। अब देखो 2007 में कहां से कहां गिरा है और ये कहां से कहां गिरा है। 2007 में सब प्राइम क्राइसिस था, इंडिया पे तो कोई खास भी नहीं पड़ा था उसका, सच कोई इंडिया का कोई बैंक तो था नहीं जो फंसा हो उसमें, बट औंधे मुंह गिरा था। ये कोविड पीरियड है, आप देखो कोविड में कितना नीचे गया है कंपेयर टू यहाँ पे। तो दो सेम पैटर्न है, ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है, और जब आपको ज्यादा चाहिए जरूरत है क्योंकि मार्केट क्रैश हो रहा है उसी वक्त और ज्यादा नीचे जा रहा है। तो सेम स्टोरी है कि ये ज्यादा रिस्की है इसलिए ज्यादा रिटर्न है। तो जैसे हमने शुरू किया था कि भाई ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मार्क फ्री लंच नहीं है सिवाय एक, वो एक फ्री लंच आता है डाइवर्सिफिकेशन से, कि डाइवर्सिफाई करोगे तो आपको आपका रिस्क कम होगा, बिना रिटर्न उतना रिटर्न कम हुए। हो सकता है आपका रिटर्न बढ़ भी जाए, थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं अभी आगे चलकर। बट दैट्स हाउ वी कम टू दिस होल आइडिया ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। नाम है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, बट मॉडर्न नहीं है ना। 1952 में हैरी मार्कोविस बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे अमेरिकन, उन्होंने प्रपोज किया था, उनका आइडिया था। उसके बाद बहुत लोगों ने इस पे काम किया, उनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। और इस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का जो एक मैसेज है कि फाइनेंस में एक ही फ्री लंच है इन्वेस्टिंग में, वो है डाइवर्सिफिकेशन। बाकी कोई फ्री लंच नहीं है। अगर आपको ज्यादा पैसा कमा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। आप डाइवर्सिफाई करके अपना रिटर्न भी बढ़ा सकते हो, रिस्क भी कम कर सकते हो। एक बार आपने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया तो उसने हमने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया, जितना रिस्क कम हो सकता था वो कम हो चुका। उसके बाद और रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लो। तो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े से ग्राफ्स हैं, थोड़ा सा वो है, मेरे पास कुछ एक्सेल फाइल्स भी हैं, मैं उसमें आपको इनको वैसे भी दिखा सकता हूं एक एक्सेल फाइल के उससे, बट अभी इससे देख लेते हैं जी। अगर दो आपके स्टॉक है, लेट्स से एक आपका बॉन्ड है, डेट है, बैंक एफडी है, एक आपका स्टॉक है। एक जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क कम माना जाता है, जो इक्विटी है उसमें ज्यादा रिस्क होता है, मतलब माना क्या जाता है वही होता है उसमें। अब आप जैसे जैसे अपना आप एक बिना रिस्क का आप सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रिस्क है, और जो ऊपर वाली लाइन है ये रिटर्न्स है। ओके। तो आप चाहते हो कि भाई हाईएस्ट रिटर्न मिले लोएस्ट रिस्क से, तो आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा इस जगह पे हूं, आपको ये कर्सर दिख रहा है, आप इस जगह चाहते हो क्योंकि रिटर्न ज्यादा हो रिस्क कम हो। आप इस जगह नहीं रहना चाहते क्योंकि रिस्क ज्यादा है रिटर्न कम है। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो एफडी में जैसे जैसे आप इक्विटी बढ़ाते जाओगे अपने पोर्टफोलियो में, आपके पास 100 रुपए हैं, 20 की आपने 100 की एफडी ले रखी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर आपने कहा भाई 100 में से मैं 80 एफडी में रखूंगा, 20 में मैं स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक में इक्विटी में लगाऊंगा, तो आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। एफडी में कोई रिस्क नहीं है तो आप मान के चलिए। तो ये तो एक स्टैंडर्ड है, जितना आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओगे उतना ही रिस्की है, उतना ही आपको रिटर्न भी बढ़ेगा। 1-to-1 का रिलेशनशिप है, क्योंकि इन दोनों में आपके इसमें कोई रिस्क है ही नहीं एफडी में। बट आप थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पास दो एसेट है, दो स्टॉक है। एक कम रिस्क वाला है, यहां पर देखिए इसमें इतना रिटर्न मिल रहा है, रिस्क भी कम है। ये एक ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिटर्न है। अब आप इन दोनों को मिलाना शुरू करिए। ये ब्लू जो लाइन है ना, उस पे फोकस कीजिए। तो ये दो कंपनियां हैं, दो स्टॉक्स हैं जो कि एक साथ मूव नहीं करते, रादर थोड़ा सा ऑपोजिट मूव करते हैं। एक अच्छा करती है तो दूसरा खराब करती है। आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक कार कंपनी और पेट्रोल कार कंपनी। अब इलेक्ट्रिक कार कंपनी अच्छा करेगी तो पेट्रोल कार कंपनी थोड़ा खराब करेगी। इसमें आप यहां से आप देखिए कि यहां पे आपके पास ये स्टॉक था जिसका रिटर्न कम था और रिस्क भी कम था। आप इसमें थोड़ा सा दूसरा अगर स्टॉक बढ़ाएंगे, मिलाएंगे, रिस्क की स्टॉक मिलाएंगे,
अब आप रिस्की मिलाएंगे तो आपका रिटर्न बढ़ेगा, तो आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, रिटर्न Correct. बढ़ेगा। बट आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका Risk रिस्क कम कम हो गया। हाँ तो आपका रिटर्न बढ़ रहा है, रिस्क कम हो रहा है। हाँ यहाँ एक पॉइंट के बाद आपका रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ना शुरू होगा। हाँ ठीक है, तो ये है जो क्या बोलते हैं, इवन आप यहां पे देखो कि अगर आपका जो सबसे रिस्की था आपने वो लिया था, हाँ उसमें आपने थोड़ा सा लेस रिस्की जो हाँ को साथ में नहीं करता उसको मिलाया होता, हाँ दोनों को मिलाया होता। हाँ आप देखो कितना तेजी से आपका रिस्क कम हो रहा है पर रिटर्न उतनी तेजी से कम नहीं हो रहा है। हाँ और ये मैंने कहा कि ये दोनों अपोजिट मूव करते हैं, बहुत ज्यादा अपोजिट मूव नहीं करते। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि आपने दो ऐसे लिए जो बहुत ज्यादा ऑपोजिट ही मूव करते हैं एक दूसरे से। हाँ अब आप देखो कितनी तेजी से आपका रिस्क कम हो रहा है पर हाँ रिटर्न नहीं हो रहा है। हाँ और यहां पे आप ऑल द वे आपका रिटर्न बढ़ता जा रहा है और रिस्क कम होता जा रहा है। हाँ तो इसे फ्री लंच कहते हैं कि मार्केट में एक ही जगह पे फ्री लंच होता है, वो होता है जब आप स्टॉक्स को, जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं उनको आपस में मिलाते हो। तो जब आप मिलाने शुरू करते हो ना तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। राइट तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। राइट हाँ, तो इसको ये एक बेसिक डाइवर्सिफिकेशन का एक बेसिक आइडिया है। और इन केस आप, वैसे मिलेगा नहीं, पर इन केस आपको ऐसा मिल गया, दो स्टॉक ऐसे मिल गए जिनमें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, एक पैसा देगा तो दूसरा नहीं देगा, इंश्योरेंस और घर लिया हुआ है और आपने घर पे इंश्योरेंस लिया हुआ है, या तो इंश्योरेंस पैसा देगा या आपको घर पैसा देगा। आप उस पॉइंट पे इन दोनों को इस कॉम्बिनेशन में मिला सकते हो। ये जो डिफरेंट ये लाइंस है ना, ये डिफरेंट मिलाने का वो है कि 50-50, 80-20, आप डिफरेंट वेट्स लगा सकते हो कि कैसे कराए, और उससे आपको एक पूरा प्रोफाइल बन जाता है आपका कि आपको कितना कितना रिटर्न्स मिल सकता है किस किस पॉइंट पे। तो आप इनको देखोगे तो यहां पे ये आप एक ऐसा पोर्टफोलियो भी बना सकते हो जिसमें जीरो रिस्क है और आपको इतना रिटर्न मिलेगा। पर वो आपको इट्स मोर ऑफ अ एक्सट्रीम केस है। बट आप ब्लू लाइन को देखो या इसको देखो, आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, आपका इस तरीके से रिस्क कम हुआ, रिटर्न बढ़ता गया। राइट आपने फिर थोड़ा सा और उसको चेंज किया पोर्टफोलियो को, आप इस लाइन पे पहुंच गए। अब बिटवीन इस डॉट में और इस डॉट में आप कौन सा डॉट पसंद करोगे? आप ये वाला पसंद करोगे कि ये वाला? दोनों में ऊपर वाला करोगे क्योंकि रिटर्न ज्यादा है। तो आप ना इस तरीके से जो जितने भी एसेट्स हैं उनके डिफरेंट वेट्स को मिला के आप एक परफेक्ट मार्केट का बना सकते हो कि मेरे को हर पॉइंट इन, मुझे कितना रिस्क, मुझे इतना रिस्क चाहिए तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए इतना रिटर्न मिलेगा। कुछ एसेट्स को मैं आपस में मिलाऊंगा तो अगर मेरे को इतना रिस्क चाहिए तो मैं कुछ एसेट्स को इस तरीके से मिला सकता हूं कि मुझे इतना मिल जाए। इसको एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर बोलते हैं उसमें। बट बेसिक आइडिया इज कि आप एसेट्स को आपस में मिलाकर आप हर पॉइंट पे एक मैक्सिमम रिटर्न का पॉइंट ढूंढ सकते हो कि मैक्सिमम रिटर्न क्या मिलेगा, और जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे उतना आपका फायदा होगा। तो सर, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन? उसी पे आ रहा था मैं एक तरीके से। ओके तो अब ये आता है कि भाई कितने स्टॉक काफी हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है ना, बहुत तेजी से हासिल होता है। थोड़े से स्टॉक्स में बहुत तेजी से आपका रिस्क कम होना शुरू होता है। आप यहां पे देखो, मैं आपका ये एक स्टॉक था, ये दो स्टॉक हैं, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। पांच आते आते आपने अपना रिस्क 40% से 30% कर लिया। श्योर उसके बाद आप उसको 10 तक लेके जाओगे तो ये और कम हो जाएगा। Sure. 15 तक लेके जाओगे और कम हो जाएगा। 30 तक जाओगे तो परफेक्ट, आपको कहते हैं कि 30 स्टॉक में परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ओके यहां पे हमने थोड़ा सिंपलिस्टिक रखा हुआ है तो आपको थोड़ा वो दिख रहा है। आप 20 भी लोगे तो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। आप एक से जैसे ही दो करोगे, एज लॉन्ग एज वो दो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टेक कंपनी का स्टॉक लिया, दूसरा भी टेक कंपनी का स्टॉक ले लिया तो दोनों एक ही कंपनी, एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं तो वो आपस में ज्यादा मूव करेंगे। पर एज लॉन्ग आपने एक टेक लिया और एक मैन्युफैक्चरिंग लिया, जैसे ही आपने दो को किया आपका पोर्टफोलियो रिस्क एकदम से कम होता है। आपने उसमें एक और सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक जोड़ लिया, फिर एक और सेक्टर जोड़ लिया तो वो और कम होता जाता है। श्योर तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन एज लॉन्ग एज आपके पास 20-30 स्टॉक है, अच्छा है। बट ऑन एन एवरेज लोगों के पास होते कितने हैं? जैसे मैं बता रहा था कि मेरा कुछ डेटा है मेरे पास, मैं उसको देख रहा था। मीडियन व्यक्ति इंडिया में पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक रखता है अपने। ओह
और मैं ये काफी बड़े लाखों लोग कस्टमर्स की बात लाखों इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो पांच स्टॉक है उसके पास, तो ये कुछ के पास मेरी तीन भी है। आपके पास जो सैंपल होगा उसमें यंगर ऑडियंस ज्यादा होंगी सर। बिल्कुल हो सकता है। मैं एचएनआई से जितने से बात करता हूँ मोटा मोटी 70-80 स्टॉक सबके पास में है, एचएनआई तो जिनके पास नहीं। मैं तो एचएनआई की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल नॉर्मल, हाँ व्यक्ति जिसका आपने बोला था कि कहना एवरेज जो 2 लाख का जो नंबर आपने बोला हाँ था, हाँ, बरोबर है एग्जैक्ट वही नंबर दिखता है 2 लाख का। बरोबर है। और जो एवरेज मेरा सैंपल में है उसके बाद 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओके ओके ओके, फेयर मैं तो पॉइंट, उसकी बात कर रहा हूँ। फेयर पॉइंट। तो वो आपको एक बहुत तेजी से डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलना शुरू होता है। तो सर इसके अंदर में मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन, देन मल्टी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन और फिर मल्टी स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, तीनों लेयर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को कैसे सोचे कोई? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने अगर आप एक स्ट्रैटेजिकली आप इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे पहले आप ना एसेट क्लास में वेट डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा एसेट क्लास में क्या वेट होगा। और वो आपका मोर और लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट ये डिटरमाइन करता है कि आपको कितना रिटर्न और कितना रिस्क रहेगा। कितना मैं बॉन्ड्स में रखूं, कितना मैं इक्विटीज में रखूं, कितना मैं गोल्ड में रखूं, कितना मैं रियल एस्टेट में रखूं। पहला डिसीजन आपका वहां से स्टार्ट होता है। सेकंड डिसीजन आपका जब एक बार आप एक एसेट क्लास में पहुंच गए कि अब इक्विटीज में पहुंच गए तो आपका उसके बाद होता है कि इक्विटी क्लास के ब्रॉड बकेट्स में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, ग्रोथ, उस तरीके से आप फिर और उसके बाद आप इंडिविजुअल स्टॉक पे आते हो। अगर आपका फुल टाइम जॉब इन्वेस्टिंग नहीं है या आप कुछ आपको ठीक है अच्छा लगता है आप कर रहे हो करो, जो इजीएस्ट वे, और वो नेक्स्ट स्लाइड ही है, जो इजीएस्ट वे है डाइवर्सिफाई करने का वो है ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बहुत कम उनका फीस होता है, वो एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जो एक फॉर एग्जांपल एक ईटीएफ जो कि निफ्टी को ट्रैक करेगा, वो निफ्टी के 50 स्टॉक को खरीदेगा और वो उस प्रोपोर्शन में खरीदेगा जितना उनका कंपनियों का साइज है। आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपका 50 स्टॉक में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आप ठीक है, आप अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं आप करिए, थोड़ा सा आप अपना कंपनीज को समझिए, थोड़ा सा आप अपना रिस्क लीजिए, थोड़ा अपना असेसमेंट कीजिए, बट एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आप अपना ईटीएफ में छोड़ दीजिए लगाकर। आपने ईटीएफ में लगा दिया, 50 में आपका डाइवर्सिफिकेशन वैसे ही हो गया। आपने एक लार्ज कैप ईटीएफ लगा दिया, एक मिड कैप में लगा दिया, एक स्मॉल कैप में लगा दिया, आपका पूरा कवर हो गया मार्केट। 25% आपने तीनों में लगा दिया, बचा वो 25% पैसा लेके आप खुद अपना स्टॉक्स में आप बैठ लेते रहिए। तो एक कोर पोर्टफोलियो है आपका और एक उसमें कुछ सैटेलाइट आपके स्टॉक्स हैं। सैटेलाइट स्टॉक्स यू कैन से कि मैं उन पे थोड़ा रिस्क ले रहा हूं, पर जो मेरा कोर है वो आपको डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये जो पोर्टफोलियो होगा इसका रिस्क डेफिनेटली अगर आपने सिर्फ 5 स्टॉक में लगाया होगा उससे बहुत कम होगा। तो ये एक इजीएस्ट तरीका है डाइवर्सिफाई करने का। आपको खुद करना है तो एज सेट कि 30 स्टॉक है, आपको 30 स्टॉक में करना है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपको कितना पैसा स्टॉक में लगाना है, कितना वेट आपको स्टॉक में देना है। अब गोल्ड है, ठीक है, आपका सेफ एसेट है, आपका कुछ पैसा लिक्विड वेल्थ आपको रखनी चाहिए अपने पास। लोग बोलते हैं कि 2 महीना 3 महीना का खर्चा टाइप आपको पैसा अपने कैश में रखना चाहिए। वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट वो रहता है इकोसिस्टम, सोशल वो सिस्टम। तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से कुछ आपको बॉन्ड्स में, जो कि ज्यादा वेरिएबल नहीं है, कि अगर आपको कल को जरूरत पड़ती है, मार्केट ने सही नहीं भी करा हुआ, तो आप अपना बॉन्ड्स को या एफडीज से उस पैसे को यूज करके आप अपना एक अनफॉर्सीन खर्चा जो है आप उसको कर पाए। और फिर आता है आपका स्टॉक्स में। तो जैसे 60-40 एक अच्छा रेशियो माना जाता है कि भाई 40% बॉन्ड, 60% इक्विटीज। ओके, ये मेरा एक लास्ट, उस पर मैं बहुत ज्यादा मेरे वो नहीं है डिटेल में, बट मैं अभी इसके बाद वाली स्लाइड में एक पॉइंट पे बात करूंगा, तब मैं 60-40 के बारे में बताता हूँ आपको। श्योर। इस पे एक क्वेश्चन मैं अगर पूछ सकता हूँ सर कि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के भी
कोई मेथड्स होते होंगे ना कि SIP इज़ अ बेटर तरीका, या थोड़ा टाइमिंग कर सकते हैं क्या कि अभी का मार्केट में स्मॉल कैप ETF में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जब मार्केट ऐसा हो जाए तो लार्ज कैप ETF में चले जाओ, स्मॉल कैप में कम कर दो. सो अ डायनामिक allocation in ETF will generate better return. ऐसा कुछ आपने स्टडी कर रखा है? एज ए सेट कि आप थोड़ा ओवरवेट अंडरवेट कर सकते हो. ओके. आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो और उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप कहो कि यार मेरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो मैं उसमें एक पॉइंट पे किसी थोड़ा सा ओवरवेट करूंगा, एक पॉइंट पे अंडरवेट करूंगा. अगर मुझे लग रहा है कि एक सेक्टर थोड़ा अच्छा करेगा, एक थोड़ा करेगा, बट इट्स ऑलवेज नेवर अबाउट कि यार मैं सारा का सारा, आज मुझे लगा कि SME सेक्टर थोड़ा सा गिरा हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो मैं सारा का सारा मैंने लार्ज कैप बेच के SME में लगा दिया. अब कल को और नीचे गिर गया तो फिर प्रॉब्लम हो गई. तो आप 60-40, अगर लेट से आपका टारगेट प्रोफाइल है कि 50 लार्ज कैप 50 मिड कैप, आप उसको 50 को 60-40 कर दीजिए ओवर टाइम, धीरे धीरे करके कि चलो इस वक्त मिड कैप ज्यादा गिरा हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिड कैप में बढ़ाता जाऊंगा अपना SIP के थ्रू. तो जैसे जैसे आप नया पैसा डालते जाएंगे वो वेट्स शिफ्ट होते जाएंगे. तो आप वो सब कर सकते हैं. उसमें एज सच उसका मार्केट टाइमिंग परफेक्टली करना मुश्किल होता है, बट एक ब्रॉड सेंस में की जा सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट कि आप थोड़ा सा आपको एक सेंस रहता है. श्योर श्योर. तो जैसे मैं पिछला वाला जो एग्जांपल था वो तो डाइवर्सिफिकेशन का था. तो जैसे हमने इसमें डिफरेंट वेट्स पे आपका किस तरीके से कम होगा, दो एसेट्स को आप मिलाएंगे तो जी, आप इसमें अगर आप कहिए कि मैं सारा का सारा इसको यहाँ कर देते हैं, मिस वेट्स का, हाँ वेट्स है ना, तो इसमें लेट्स से कि थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि भाई 0 वेट है मेरा स्टॉक्स में, मैंने स्टॉक्स में कुछ नहीं डाला, तो आपको ये रिटर्न मिलेगा जी. आपको सॉरी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इतना होगा. जी जी. अब आप स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए. आप इसको 30% कर दीजिए. तो सॉरी 30.3. सर वो आपको शायद इनेबल कंटेंट देना पड़ेगा ना? ना 0.3 मतलब 30% तो 0.3 लिखना था. ओके ओके. तो ये देखिए आपने जैसे जैसे उसमें स्टॉक में बढ़ाया, वेट अपना स्टॉक में बढ़ाया, आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कम होना शुरू हो गया. इसमें हमने लिखा है कि स्टॉक में 20% है, इसमें स्टॉक में का स्टैंडर्ड वेरिएशन जो है वो 20 है, बॉन्ड्स का कम है. आप एक मोर रिस्की चीज ऐड कर रहे हो, पर उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो का कम हो रहा है, बिकॉज दोनों का जो कोरिलेशन है वो हमने नेगेटिव रखा हुआ है. इसको 0.2 कर दीजिए तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, माइनस. दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे, तो आप रिस्की में जा रहे हो, फिर भी आपका पोर्टफोलियो का कम हो रहा है. अगर आप 10% था आपका सिर्फ बॉन्ड में था, तो आपने उसमें 30% स्टॉक डाल दिया जिसका जो ज्यादा रिस्की है. आप देखिए 20% है, पर आपका रिस्क कम हुआ है बिकॉज आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिला है. यही चीज आप इसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं. इसको आप डिफरेंट कोरिलेशंस के नंबर डाल के. एक मेरे पास और ऐसा सिमुलेशन का सर ये एक्सेल शीट मिल सकता है? आई एम ट्राइंग टू बी ग्रीडी हेयर. बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेल शीट है, मतलब इसको खेलने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ठीक है, मैं देता हूँ. बेसिक वाला मतलब ये इतना तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, बट वो बेसिक वाला जो है प्ले अराउंड के लिए अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है. नहीं ये देखिए काफी हद तक मेरा बनाया हुआ है, बट अब ये इसमें थोड़ा चेंजेस करके मैं आपको दे दूंगा इसका थोड़ा सा बेटर करके. ग्रेट, थैंक यू सर. अब ये मैंने कभी किसी जमाने में किया था. ये इसमें मेरे पास ये ना देखिए, आपने पूछा था मल्टी एसेट अक्रॉस एसेट, और हम लोग मीन वेरिएंस की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे मेरे पास ना ये 5 स्टॉक्स हैं, 5 कंट्रीज के स्टॉक मार्केट हैं. फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस. आप इनको ये भी पकड़ सकते हैं कि 5 डिफरेंट स्टॉक पकड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट सेम है. आप इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के ना कि आप वेट्स बना के, लेट्स से कि आपने 0.25 कितने हैं, 5 है ना, 0.2 से स्टार्ट करते हो एड्स. सो आपने लेट्स से 20% फ्रांस, 20% जर्मनी, 20% यहाँ आपने ये लगाया. तो आपका ये देखिए ये डॉट यहाँ पे आ रहा है. आप इनको पोर्टफोलियोज को आप थोड़ा चेंज कर दीजिए. इसको आप 15 कर दीजिए, इसको आप 25 कर दीजिए.
तो ये डॉट आपका थोड़ा मूव हो जाएगा। वाह। तो आप ना डिफरेंट वेट्स लगाकर आप हर रिस्क के पे आप एक मैक्सिमम रिटर्न आपको कितना मिलता है आप वो निकाल सकते हो। वाह। वो आपका एक मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो बन जाता है। अब आप इसमें देखिए कि सारे एसेट यूएस, यूके, जापान, अगर मैं इसमें कहता हूं कि मुझे फ्रांस में 100% में फ्रांस में लगाऊंगा, बाकी मुझे कहीं कुछ नहीं लगाना, हाँ। लेट्स से क्या होगा, तो आपको कितना मिलेगा? आपको फ्रांस के फ्रांस में बराबर रिटर्न मिलेगा। एकदम एकदम। अगर आपने कहा कि नहीं भाई मेरे को फ्रांस में नहीं लगाना, मेरे को सारा यूएस में लगाना है, आप इसको 5 स्टॉक पकड़ लीजिए, स्टॉक हाँ। 1 स्टॉक की हाँ। आपने इसमें लगाया, आपको इसके बराबर मिल जाएगा। हाँ। आप देखिए ये आप कहाँ, आप ऊपर रहना चाहते हो हाँ। और थोड़ा आप लेफ्ट में रहना चाहते हो, आप इस तरफ रहना चाहते हो, हाँ। आप किसी भी एक में पूरा लगाओगे, पर उनका एक कॉम्बिनेशन है जो आपको इनसे ज्यादा रिटर्न देगा। उस पॉइंट आप यूएस में लगाओगे आपको इतना मिलेगा, आप उनको मिलाकर इसी रिस्क पे आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो बाय जस्ट मिक्सिंग इट विद सम अदर स्टॉक्स। 80 लेट्स से 0.8 आपका आपने यूएस में लगाया, 0.1 आपने यूके में लगा दिया, 5.5 आपने 0.05 आपने जापान में लगा दिया, 0.05 आपने उसमें लगा दिया, क्या बोलते हैं कितना हुआ, जर्मनी। 100 जर्मनी में लगा दिया। अब आप यूएस से ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो और उससे आपका कम रिस्क है। वाह। तो आप 0.7 कर दो, चलो यूएस में थोड़ा और कम कर दो, और जो 10% आपका बचा उसको आप यहां लगा दो। देखो अब ये आप और ऊपर पहुंच गए। आप इसको 0.6 कर दो, इसको 0.1 कर दो, इसको भी 0.1 कर दो, आप और ऊपर पहुंच गए हो। तो जैसे जैसे आप पोर्टफोलियो को, आप इसमें से कोई सा भी पकड़ लो, आप देखो ये पांचों के पांचों जो डॉट्स है ना, ये इस लाइन के नीचे हैं, तो इनको मिक्स करना आपके रिटर्न को बढ़ाएगा बिना रिस्क को बढ़ाए, और हो सकता है आपका रिस्क रादर कम हो जाए और रिटर्न्स आपके ज्यादा हो जाए। यूएस, ये नंबर्स रियल नंबर्स हैं, बट ये जो पोर्टफोलियोज है, ये सब पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है आप डिसाइड कर लो। कितना रिस्क चाहिए आपको? 20% रिस्क चाहिए तो आप एक इन वेट से आप निकाल सकते हो कि भाई कौन से वेट पे 20% पे मुझे ये डॉट मिलेगा। एक पोर्टफोलियो, एक वेट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको 20% मिलेगा और इतना रिटर्न मिल जाएगा। जबकि आप सिर्फ यूएस में रखते तो आपका रिटर्न शायद, आपका रिस्क शायद कितना है यूएस का रिस्क? यूएस का 17 है, बट आपका रिटर्न मात्र 9 का है। आप उसको 17 पे आप, ये कितना हो गया, ये नंबर कितना हुआ, 10.8 हो गया। तो आप यूएस जितना रिस्क लेकर जस्ट मिक्स करके अपना रिटर्न 2% बढ़ा सकते हो। 9.1 से ये आपका ये डॉट 10.84 है। तो इस तरीके से आप इनको प्ले कर सकते हो मिक्स करके। तो यही आइडिया, कीप मिक्सिंग टू गेट द डाइवर्सिफिकेशन। सुपर। तो सर ये मल्टीपल कंट्रीज वाले जो हैं, इसको मैं इंडियन, जैसे 5 इंडियन स्टॉक आइडेंटिफाई करके और उसके हिसाब से भी वेटेज करके कर सकता हूँ, राइट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रादर लेट मी डू इट लाइक दिस, कि मैं खुद ही करके आपको ना ये एक्सेल फाइल भेज दूंगा, तो आप अपना व्यूअर से शेयर कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ इंडियन स्टॉक्स डाल दूंगा उसमें, और ये 5 से बना सकते हैं आप। इसको फिर मैं अपडेट कर दूंगा। मुझे बस 5 कंपनियां पकड़ के उनका एवरेज रिटर्न निकालना है, रिस्क निकालना है, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना है, तो नंबर अपडेट कर दूंगा, तो ये आपके परफेक्ट मतलब की हो जाएगी। परफेक्ट, लवली सर, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली ये मेरा फिर फाइनल जो ये कंक्लूजन है मेरा, जो मेरे 3 एक मेन रिकमेंडेशंस हैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि पहला तो ये मान के चलिए कि जैसे कहावत होती है, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। जब मार्केट, जब समंदर में वो टाइड आता है, एक बड़ा वेव आता है, तो सारी बोट्स उसके साथ ऊपर चली जाती है। तो ये मार्केट है इन्वेस्टिंग में। मार्केट जब ऊपर जाता है तो सारे स्टॉक्स को अपने साथ लेके जाता है, जब वो नीचे जाता है तो सारे स्टॉक्स को नीचे लेके आता है, राइट। कई बार अगर आप बड़े खुश हो रखे हैं कि आपके बड़े अच्छे रिटर्न आ रहे हैं और आपको खबर सुनाई दे रही है कि भाई निफ्टी ऊपर गया और सेंसेक्स ऊपर गया,
तो मोस्ट लाइकली आपके जो बड़े अच्छे रिटर्न आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आपने ज्यादा रिस्की ज्यादा बेटा वाले स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। हम्म। अगर आप अभी खुश हो बिकॉज आपके रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, मार्केट ऊपर गया है, आपके और अच्छे आ रहे हैं, मार्केट 5% ऊपर गया है, आपको 10% रिटर्न मिले हुआ है, अच्छी बात है, बढ़िया है। बट ये भी मान के चलो कि मार्केट फिर नीचे जाएगा ही जाएगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स। मार्केट ऊपर जाता है फिर वो नीचे जाता है, जब वो नीचे जाएगा तो वो मार्केट अगर 5 जाएगा तो वो आपके 7.5 जाएंगे। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि भाई जब मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, मार्केट क्रैश हो रहा है, पैनिक मत करो। इट्स नॉट लाइक कि दुनिया में कोई कुछ वो है। अगर आपने ज्यादा रिस्क स्टॉक लिए थे तो ऊपर गए थे, अब वो नीचे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप मार्केट में बने रहोगे बिना कुछ करे, तो जैसा मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया था एसएमई का, आप उसको यहां पे फिर देख लेते हैं। आपने कभी यहां पे इन्वेस्ट किया था, ये सब कुछ हुआ, बट फाइनली आप यहां पहुंच जाओगे बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ इट। आपने ज्यादा रिस्क लिया है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने हर कोई एसएमई मिड कैप की बात कर रहा है, आपने इस पॉइंट पे खरीद लिया और इस पॉइंट पे आपने पैनिक करके बेच दिया, तो फिर तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो लॉन्ग होराइजन में ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दैट्स रादर ये एक लास्ट पॉइंट है। सेकंड जो मैं एक ऐसा मैंने बोला कि भाई डाइवर्सिफिकेशन वो एक मेन मैसेज है इन्वेस्टिंग का। तो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैं ये स्टॉक खरीद लूं कि वो स्टॉक खरीद लूं कि मैं ये करूं, गोल्ड में करूं कि मैं एसएमई में करूं। और मैं हमेशा यही ऐसा बोलता हूं कि भाई इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, इट्स अबाउट स्टॉक ए और स्टॉक इट्स अबाउट स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, इट्स नॉट अबाउट स्टॉक ए और स्टॉक बी। ये मत बोलो कि मैं एसएमई में करूं कि लार्ज कैप में करूं, आप दोनों में करो। दैट इज माई ऑलवेज द मंत्रा फॉर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि मार्केट से घबराओ मत, ऊपर नीचे होगा तो होगा, डाइवर्सिफाई करो। और फाइनली ये जो ज्यादा मैंने कवर नहीं किया बट ये आपके पुराने वाले पॉइंट पे भी था कि जिसका होराइजन ज्यादा है ना वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। जो 60-40 मैंने बताया वो आपको एक बालपाक बताया था। जैसे टारगेट डेट फंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका उनका होता है कि भाई एक ये व्यक्ति किस टाइम पे रिटायर होगा, तो उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। जो एक यंग व्यक्ति है अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसको वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा है अपने रिटायरमेंट के लिए। अब अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लेट्स से वो यहां पे कहीं पे है, यहां कहीं पे है, तो वो एसएमई में कर सकता है बिकॉज ओवर नीचे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, बट ओवर टाइम उसको अच्छा मिलेगा। बट जैसे जैसे उसका रिटायरमेंट पास आ रहा है, जिस वक्त उसको रिडीम करना है, अब इट इज पॉसिबल कि भाई आपको जब रिडीम करना है, आपका रिटायरमेंट आया, तब मार्केट का ये हाल था, मार्केट यहां पे था, तब तो आप रिडीम करोगे नहीं। अब आप करोगे तो आपको नुकसान होगा बहुत। आप इस पॉइंट पे आपने रिडीम किया होता तो आपका नुकसान हो जाता, 2 साल बाद किया होता तो आपका बहुत फायदा होता। आपने इस पॉइंट पे किया होता तो आपको इतना 2007 के रिटर्न तक आप मिलते, यहां पे किया तो आपको बहुत अच्छा मिला। तो टारगेट डेट फंड्स क्या करते हैं कि जैसे शुरू में वो 80% रिस्की में डालेंगे, 20% बॉन्ड्स में डालेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम पास आएगा रिटायरमेंट का, वो थोड़ा शिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो वो एवरेजिंग आउट की मतलब पहले ज्यादा डालो, ओवर द कोर्स आपका एक ज्यादा रिस्की एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट है, और फिर धीरे धीरे उसको वो कम करते जाते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। धीरे धीरे बढ़ाओ, ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर होराइजन है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड योर रिस्की पोर्टफोलियोज, ग्रेजुअली टेक इट आउट एज वेल। सो लंबा होराइजन है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। इफ यू सो प्रीटी मच यही मेरे पास एक 3 बड़े मैसेज थे एक रिटेल इन्वेस्टर्स को देने के लिए। बहुत मतलब ये 3 को कोई फॉलो कर ले वरुण जी तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो मतलब
फेजेस जो आते हैं ना, जो मार्केट में इतनी नेगेटिविटी आती है और जहां पर सबसे ज्यादा लोग विचलित होते हैं, अगर ये तीन को फॉलो कर ले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सिस्टम में। बिल्कुल। आप स्टॉक मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि देखिए, यूएस मार्केट में कहते हैं 6% इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम। एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी रिस्क अगर आपने रखा हुआ है तो आपको 6% हर साल ऑन एन एवरेज पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ऑन एन एवरेज। तो अगर आपने 6% का रिटर्न आप कर लोगे, हो सकता है किसी साल में वो आपको 12 मिले, किसी में आपका -6 मिले, बट ऑन एन एवरेज वो होता है। और ये कोई ऑलमोस्ट 100 साल की हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की। तो एक लॉन्ग टर्म में वो एक एवरेज रिस्क एवरेज रिटर्न बन जाते हैं। जी। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। इंडिया में तो रादर मेरे को थोड़ा डबल प्रॉब्लम दिखता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो काफी हद तक, कई बार वो बहुत गैम्बलिंग की तरह से करते हैं। बहुत बड़ी प्रोपोर्शन तो इंडिया में स्टॉक मार्केट में जाती ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो बड़ा रिस्की है, डूब जाएगा। जी। जी। बहुत हेवीली स्क्यूड है हमारा इंडियन हाउस होल्ड का पोर्टफोलियो टुवर्ड्स गोल्ड, टुवर्ड्स हाउस, टुवर्ड्स लैंड, टुवर्ड्स प्रॉपर्टी। स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे। जो स्टॉक मार्केट में जाते हैं वो बहुत ज्यादा उसे एक तरीके से गैम्बलिंग की तरह करते हैं। अगर दोनों ही थोड़ा मिडिल में आ जाए, जो लोग स्टॉक मार्केट में है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेने शुरू कर दे, जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नहीं है वो थोड़ा इन्वेस्ट करके भूल जाएं। और ईटीएफ इज द बेस्ट वे। आप ईटीएफ खरीदिए और खरीद के भूल जाइए उसको। जी। एक अच्छी बड़ी कंपनी, एक अच्छी कंपनी का ईटीएफ खरीद लीजिए जिसका फीस कम हो, और खरीद के भूल जाइए। हर महीने आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको इंडिया का इक्विटी रिस्क प्रीमियम डेफिनेटली 6% से बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज फर्स्ट इन्फ्लेशन ज्यादा है, रिस्क फ्री रेट्स भी ज्यादा है, और फिर रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। तो आपको वो मिलेगा जो भी है। मुझे एग्जैक्ट नंबर मैंने देखा नहीं कितना है। जी। जी। वरुण जी, मैं थोड़ा सा ना गोल्ड पे भी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि एक पेक्युलर एसेट है। इंडियंस वी ऑल लव गोल्ड बिकॉज ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, बट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव, हाउ मच परसेंटेज यू थिंक शुड बी पार्ट ऑफ गोल्ड ईटीएफ? परसेंटेज तो मैं एग्जैक्टली देखिए वो रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बनेगा, तो मैं एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोलूंगा, बट आप उसको सेफ एसेट मान सकते हैं। बहुत सेफ एसेट की तरह से सोच सकते हैं। और सेफ एसेट में अगर आपकी उम्र कम है, आपके अगर लेबर इनकम बची हुई है, तो आपको कभी रखना चाहिए उसमें। आई डोंट नो, यहाँ पे तो यूएस में, यूके में तो एक रोबो एडवाइजर टाइप का एक काफी कॉन्सेप्ट है। अभी वो इंडिया में पिक हुआ है नहीं हुआ है, पर आप किसी भी रोबो एडवाइजर पे जाएंगे तो आपसे 4 से सवाल पूछता है कि भाई आपका 1 से 5 के स्केल में आपका रिस्क कितना है, आपका होराइजन 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, और उसके हिसाब से वो आपको एक ब्रॉड पोर्टफोलियो एलोकेट कर देता है, और उसमें वो हर एक टाइप के वो ईटीएफ डाल देता है आपको। तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई कितना कितना आपका वो है उसमें। तो अगर उस तरीके का कंस्ट्रक्ट है तो आप उससे देख सकते हैं कि एडवाइजेबल क्या है। जी। मैं एग्जैक्ट एज सच, बट डेफिनेटली इंडिया का गोल्ड का वेल्थ बहुत ज्यादा है, और वो वैल्यू सिस्टम ऐसा है उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब मेरा फैमिली का भी वही है, तो यू कांट चेंज दैट। जी। जी। तो जब हम पोर्टफोलियो सर देख रहे हैं पोर्टफोलियो लेवल पे, तो गोल्ड जो ज्वेलरी के रूप में घर पे है, जो घर के विमेन पर्टिकुलरली यूज करती हैं या बना के रखती हैं, फ्रॉम अ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, हमको उसको कंसिडर करना चाहिए एज पार्ट ऑफ आवर वेल्थ, और ईटीएफ एक सेपरेट चीज़ है, उसको छूना नहीं चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी हद तक एक सोशल सिक्योरिटी भी है ना इंडिया में। नहीं तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे इंडिया में क्या चीज़ अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल। तो एज आई सेड, इसीलिए उसको इंडिया में गोल्ड का इतना वो है। उसको कंसीडर करना ना करना तो एक इमेटीरियल सी ही बात है मेरे को। मतलब मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड को शायद उनको पता भी नहीं होगा कि उनके पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू क्या है एज सच। मतलब कोई तो मतलब ओवर अ टाइम की यार धनतेरस है कुछ खरीद लिया, शादी है कुछ खरीद लिया, वो पड़ा है कहाँ पड़ा है किसको पता, मतलब लॉकर में पड़ा होगा, वो पुलिस लोगों को पता होगा लोगों को कहाँ पड़ा है, बट उसको कोई ना जाके उसका कोई वेट निकालता, ना जाके कोई वो करता। डेफिनेटली ज्वेलरी में आपको एज यू नो कि थोड़ा सा वो उसमें वियर एंड वेस्टेज होता ही होता है। आपको जो मिलता है वो उतना प्योर नहीं होता, प्लस उसमें मेकिंग कॉस्ट और वो सब। तो अगर गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है तो एक्चुअल कॉइन्स और वो बेटर है। अब तो गोल्ड ईटीएफ आ गए हैं, वो और भी बेटर है। सो आई रादर एज एन इन्वेस्टमेंट आई गो विद दैट, बट
यू गेट बेनिफिट्स। अब ज्वेलरी है तो ज्वेलरी है, अब उसका क्या ही करोगे। अब उसमें आपको पहनने में मजा आ रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, वही रीजन है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विटीज की, इसकी उसकी, तो जब भी मार्केट क्रैश होता है तो उसके बाद एक दो मैसेज आ जाते हैं कि देखो सारे मार्केट में धुरंधर बैठे रह गए, जिन्होंने गोल्ड खरीदा था आज से इतने साल पहले वो गोल्ड बढ़ गया। अब गोल्ड इज अ वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। जी जी। और डू आई आस्क यू वन और टू क्वेश्चंस ऑन क्रिप्टो या इसको छोड़ ही देते हैं? वो नहीं, दो चीजें में मैं हाथ भी नहीं लगाता, ना मैं किसी को सलाह देता हूं हाथ लगाने की। एक है क्रिप्टो, दूसरा है ऑप्शंस। ऑप्शंस ठीक है, अगर आप समझते हो, आपको पता है, आप करना चाहते हो, फिर भी आप उसको एक एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्रिप्टो नहीं, बिल्कुल। मैं उससे ज्यादा वो मतलब ठीक है नहीं। ठीक। मतलब फाइनेंस में लोग क्रिप्टो के बारे में डेफिनेटली रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, बट एक हमारा कनंड्रम अभी भी बना हुआ है कि क्रिप्टो एसेट है। एसेट है तो उसका कोई रिटर्न मिलना चाहिए, उससे कोई कैश फ्लो होना चाहिए। तो एसेट तो हम क्या ही बोले, लोग बोलते हैं करेंसी है, कि भाई करेंसी से ही क्या मिल रहा है। पर करेंसी, लोग ये भूल जाते हैं कि भाई जो करेंसी है वो एक देश के लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स के बेस पे वो करेंसी है। जी। क्रिप्टो में तो है नहीं, तो नहीं, क्रिप्टो तो मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि भाई क्रिप्टो से दूर रहो। सेकंड जो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मतलब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनसे दूर रहो भाई। मतलब क्या क्या बोलते हैं, जाके मैं कई बार एक आध बार ऐसी जाता हूं जस्ट समझने के लिए कि यार बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जो भी आपको बोल रहा है ना कि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे पैसा दुगना हो जाएगा 2 महीने में, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मोस्ट ऑफ द जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको दिखेंगे, वो आपको अपना जो कोर्स बेच रहे होते हैं उस कोर्स से पैसा बनाते हैं, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट पे से पैसा बनाते हैं, यूट्यूब में जाकर, उस पे जाकर, ट्विटर पे ज्ञान देकर। इन्वेस्टिंग से किसी का पैसा नहीं बन रहा। जी जी। तो ये तो इन्फ्लुएंसर से दूर रहो, क्रिप्टो से दूर रहो, और ऑप्शन मार्केट में इंडिया में दूर रहो। इस वक्त इंडिया का ऑप्शन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ऑप्शन मार्केट इंडिया में। लाइक इन कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वैल्यू, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनएससी इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। कौन है ये लोग, क्यों इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? सर वो था सर, अब 6 महीने से बहुत लगाम लग गई और अब अच्छा, रिटेल पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन ऑप्शंस हैज क्रैश्ड बाय ऑल। ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच वरुण जी, लवली, मजा आ गया। मैं सच बोलूं, एकदम फील ही नहीं हो रही है कि मैं कोई यूएस में बैठे प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ। इट्स लाइक जो स्कूल में भी या कॉलेज में भी जैसे टीचर होते हैं ना, जो बहुत ही अच्छे प्यारे से टीचर होते हैं जिनके साथ बैठ के आप हर तरह की बातें कर सकते हैं, एकदम वैसा आपने एक्सपीरियंस दे दिया पिछले कुछ मिनट्स में। मजा आ गया। नहीं यार, ये काफी आपका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे को बहुत बहुत वाकई में बहुत ये दुख होता है देख के यार, लोग बिना बात का अपना हार्ड एंड मनी है, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद कोई इन्फ्लुएंसर उनको समझा देता है कि भाई कॉल बेच दो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, और पुट्स बेच दो तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और पागलपन है। मतलब मैं सुनता हूं जो बोल रहे हैं तो उसका कोई सर पैर ही नहीं होता। तो मतलब वो स्टेज पे आके कुछ तो करते हैं, पता नहीं क्या होता है। और तो खास तौर पे भाई बिल्कुल, कितने लोग हैं, और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होता है। किसी का पैसा काफी बड़ा डूब गया तो ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, आपस में घर में ज्यादा झगड़ा करोगे, दुनिया भर से परेशान रहोगे, काम पे फोकस नहीं होगा, डिप्रेशन अलग होगा, ऐसा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये आपने बड़ा अच्छा बताया मेरे को कि एनएससी काफी टाइम से कोशिश कर ही रहा था कि ये रिटेल पार्टिसिपेशन ऑप्शंस में कम हो, और आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि सक्सेसफुल हो गए और वो धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है। जी जी सर, थैंक यू वरुण सर, बहुत मजा आया। I'll stay in touch with you and learn more from you. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.